चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। आज कमाई का अड्डा में मेरे साथ श्रेया रहेंगी अगले 1.5 घंटे और हमारे साथ जल्दी पूरा पैनल जुड़ेगा। लेकिन बात करते हैं पहले मार्केट की। और काफ़ी आज मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है, काफ़ी कमज़ोर दिन, काफ़ी सेलिंग प्रेशर। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि अभी भी हम सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो बिग सपोर्ट लेवल है उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज की असली दिक्कत है मिड कैप्स। आज मिड कैप में अंडर परफॉर्मेंस, सुबह यहाँ भी आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन अब ये इंडेक्स करीब 0.5% नीचे। एडवांस डिक्लाइन देखिए काफ़ी ख़राब इस समय। इनफैक्ट अब हम ऑलमोस्ट 1:2.5 के एडवांस डिक्लाइन में पहुँच रहे हैं। ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। सुबह जब हमने शुरुआत की थी तो ग्रीन्स के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अब रेड्स डिसाइसिवली फेवर में आते हुए। एफएमसीजी इसने लीड किया आज के डिक्लाइन को क्लियरली। सबसे बड़ा जो सेलिंग प्रेशर रहा है वो एफएमसीजी इंडेक्स पर रहा है, करीब 1% इंडेक्स नीचे और काफ़ी स्टॉक्स यहाँ पर काफ़ी नीचे। कुछ देर में डिटेल में बात करेंगे। और आईटी सेक्टर ऑब्वियसली इकलौता सेक्टर है जिसने कुछ हद तक कोशिश की है मार्केट को डिक्लाइन से बचाने की। अभी भी 1% ऊपर, डे हाई से नीचे, लेकिन अभी भी 1% ऊपर। आज 46,000 के पार गया आईटी इंडेक्स। और थोड़ा वीकली एक्सपायरी का भी प्रेशर मार्केट के ऊपर। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, आज बाजार में एक्सपायरी के दिन दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कौन से लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको जो निवेशकों को वॉच करना चाहिए? बिल्कुल श्रेया, दिक्कत है मार्केट में इस समय। और पहला सपोर्ट आपका आएगा करीब 24,475 से 24,525। आई थिंक अभी भी हमने वो जो एक सॉर्ट ऑफ रेंज थी निफ्टी की उसको डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया। अब आखिरी के 1.5 घंटे में कर दें तो अलग बात होगी, लेकिन 24,475 से 24,550 के करीब ये पहली रेंज होगी, पहला सपोर्ट जोन होगा निफ्टी के लिए। अगर ये टूटा तो उसके बाद 24,350 पर मेरी नज़र रहेगी श्रेया, जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर ये टूटा, वैसे वो बेस केस नहीं है, ये मुझे लग रहा है अभी भी एक्सपायरी रिलेटेड वीकनेस है, लेकिन अगर 24,350 टूटा बाई चांस तो फिर आप लॉन्ग सौदों से निकले, फिर आप पोजिशनल लॉन्ग से भी निकलें, क्योंकि फिर ये मार्केट का एक वर्डिक्ट होगा कि नहीं, अब मार्केट जो है यहाँ से शायद थोड़ा सा गिरने को तैयार है। रेजिस्टेंस की बात अभी करना थोड़ा बेमानी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ 24,600 से लेकर 24,700 के करीब, 24,650 के करीब ऑप्शन राइटर्स। इनफैक्ट 24,600 की कॉल ऑलरेडी 4-5 रुपये आ चुकी है, तो मतलब राइटर्स ये ऑलमोस्ट मान चुके हैं कि अब ये इसके ऊपर नहीं जाएंगे हम। कई बार थोड़ा डेंजरस हो सकता है वो। और 24,650 पर भी काफ़ी कॉल राइटिंग है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस तो वो जो हमारी वॉल है 24,700 से 24,800, वहाँ पर है श्रेया। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुआ जिस तरीके की वीकनेस आई। और अब हमने ओपन लो तोड़ा है बैंक निफ्टी पर, तो वो काफ़ी ख़राब संकेत है। 53,000 से 53,200, 53,201 का आज सुबह ओपन लो था, हमने उसको तोड़ा। हालांकि सुबह एक ट्रेड मिली आपको जो आपको अपसाइड तक लेकर गई, लेकिन फिर वहाँ से गिरावट आई। तो 53,000, 53,200, फिर बड़ा सपोर्ट आपका 51,500 के आसपास है। 51,500 सॉरी 51 लिख दिया मैंने, 52,500 से 52,800 होना चाहिए। ये इसको ठीक कर देंगे, 52,500 से 52,800 पर बड़ा सपोर्ट है। लेकिन बैंक निफ्टी पहली बार इस पूरे के पूरे स्विंग में पहली बार वीकनेस के साइन दे रहा है। अब तक बैंक निफ्टी में 2 दिन तक लगातार सेलिंग नहीं आई थी, अब बहुत टाइम के बाद 2 दिन लगातार सेलिंग, तो फर्स्ट साइंस ऑफ वीकनेस इस बैंक निफ्टी की पूरी स्विंग में श्रेया। जी बिल्कुल, 24,350 का इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का जो ब्रीच होता है तो फिर जो गिरावट है वो गहरा सकती है। लेकिन सर, हालांकि आपने कुछ सेक्टर्स गिनाए भी अभी, लेकिन ऐसे मूड माहौल में अभी कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं फिलहाल जो वॉच लिस्ट में रहेंगे? देखिए श्रेया, आईटी तो ऑल टाइम फेवरेट रहा ही है, और ऑब्वियसली उस पर तो खैर काफ़ी समय से बात हो रही है। कल भी एक व्यू ये लिया था कि आईटी सेक्टर में अब अपनी पोजीशन और बढ़ा दीजिए और 50% पर ले आइए, जो 25, 30, 40% की बात थी। आई थिंक उसने आज आपको बचाया होगा काफ़ी हद तक। लेकिन जो मार्केट को लीड कर रहा है डाउन साइड में वो है एफएमसीजी इंडेक्स, और ख़ासतौर से कुछ एफएमसीजी के चुनिंदा बड़े स्टॉक्स जो हैं। हालांकि एक आध स्टॉक्स में वहाँ बाइंग भी रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। लीवर का चार्ट देखिए आप एक बार, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि परेशान करने वाला चार्ट है। 2.5% इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे। इस महीने 6% एचयूएल गिर चुका है, और अब अपने 52 वीक लो से सिर्फ 7% दूर हिंदुस्तान यूनिलीवर रह गया। तो ये टाटा कंज्यूमर भी गिरा, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मार्केट के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हुए थे वो इसी सेक्टर में हुए थे पिछले क्वार्टर में। तो कुछ मार्केट को लग रहा है कि शायद ये क्वार्टर भी एफएमसीजी के लिए ख़राब रहे। दूसरा, कुछ सेलेक्ट बैंक्स जो काफ़ी स्ट्रांग लग रहे थे, जैसे कि एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इन 2 बैंकों में थोड़ी सी वीकनेस आई, ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रही है। और रिलायंस एक और स्टॉक है, ये अपने आप में एक सेक्टर है जिस पर मेरी नज़र रहेगी। ये वीक हुआ, स्ट्रेंथ सिर्फ आईटी में श्रेया, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियरली आईटी में आज स्ट्रेंथ है। ये इंडेक्स 46,000 के पार
इस बार लगाया है और 1% की तेज़ी हमें आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इस पे डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन एक बार ट्रेंडिंग शेयर्स पे नज़र डालते हैं कि कौन से शेयर्स आज ट्रेंड कर रहे हैं। लूजर्स से शुरुआत करते हैं क्योंकि बाजार में आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। मंदी की ट्रेडिंग देखिए तो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर इस पे डेंट पड़ता दिखा, 0.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। NTPC भी इस लिस्ट में शामिल है, 2.5% से ज़्यादा का डेंट NTPC पे पड़ा है। हीरो मोटोकॉर्प भी नहीं बच पाया, 2% से ज़्यादा की गिरावट, और टाटा कंज्यूमर्स में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वही FNO में देखें तो नैल्को पर डेंट पड़ा है 7% से ज़्यादा का। जुबिलेंट फूड भी इस लिस्ट में शामिल, 4.5% से ज़्यादा। कॉनकोर भी टूटा आज 4.25% के करीब, और इंडस टावर पे भी दबाव देखने को मिला 0.4%। तेज़ी की ट्रेंडिंग की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, क्लियरली FBI में जो रेजिग्नेशन हुई है उसके बाद से ये देखने को मिल रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस 2% से ज़्यादा तेज़, अडानी पोर्ट्स भी 2% से ज़्यादा तेज़, और इंडसइंड बैंक में भी आज तेज़ी 0.2% की तेज़ी। वही टेक महिंद्रा भी इस लिस्ट में शामिल है। अडानी ग्रीन क्लियरली 6% का मूव यहाँ पे देखने को मिला है। अडानी एनर्जी सोल्यूशंस में 3.5% की तेज़ी। कोफोर्ज भी इस लिस्ट में शामिल, 2.5% की तेज़ी। IT सेक्टर ही तेज़ है, और मैक्स हेल्थ केयर भी 2.5% से ज़्यादा आज तेज़ हुआ। ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गेस्ट से आपसे मिलवाते हैं। तो कमाई का अड्डा में हमारे साथ दमदार पैनल जुड़ा है। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ JM फाइनेंशियल के आशीष जी जुड़े हुए हैं। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश गाबा जी, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, अमित सेठ, शिल्पा राउत और जतिन गेडिया जी। 2:15 पर दीपाली बताएंगी एल्यूमिनियम शेयरों में गिरावट क्यों है। साथ ही 2:20 पर मैं बताऊंगी कि IT शेयरों में तेजी आखिर क्यों देखने को मिल रही है। 2:25 पर यतिन बताएंगे अडानी ग्रुप शेयरों में आज जोरदार एक्शन क्यों है। साथ ही यतिन बताएंगे हमें फार्मा एक्सपोर्ट में कहाँ खुशी है और कहाँ गम का माहौल। 2:30 पर हमारे साथ जुड़ेंगे सैमको सिक्योरिटीज़ के फाउंडर और CEO जमीत मोदी जी। उनसे सैमको के नए लॉन्च NFO के बारे में चर्चा करेंगे हम। और 2:35 पर कंचन बताएंगे हेल्थ केयर सेक्टर पर ब्रोकरेज रिपोर्ट। 2:40 पर हॉर्माज बताएंगे FMs का किन शेयरों पर है फोकस। साथ ही 2:45 पर मिताली बताएंगी वायदा क्यों घटा टर्नओवर। और 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे सुंदरम म्यूचुअल के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सेक्सरिया जी। 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस। और 3:10 में लेंगे BTST या STBT। चलिए फिर हमारे पैनल के पास चलते हैं और आप सभी को गुड आफ्टरनून और ट्रेड्स लेने की शुरुआत करते हैं। गाबा सर बताइए इस समय आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज और शॉर्ट ट्रेड कर रहा है 439 के आसपास। स्टॉप होगा 441, ₹2 का। डाउनसाइड टारगेट आरती इंडस्ट्रीज में 435 है क्योंकि यहाँ पर फ्रेश सेल सिग्नल जनरेट हुआ आरती इंडस्ट्रीज। ओके, आरती इंडस्ट्रीज। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में एंजल वन में। एंजल वन में मोर देन 5% लॉन्ग बिल्टअप हुआ है एंड स्टॉक टुवर्ड्स द डे हाईज ही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑन इमीडिएट बेसिस इसके टारगेट्स हो सकते हैं 3520 से लेके 3550। तो 3400 के स्टॉप लॉस से आप एंजल वन में लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 3520। ठीक है, मानस जी आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए पॉलीकैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद पॉलीकैब एक ब्रेकआउट दे रहा है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो 7400 के स्टॉप लॉस से पॉलीकैब में खरीदारी करनी है। आपके जो टारगेट है वो 7700, करीब करीब ₹200 ऊपर एक करंट लेवल से वो देखने को मिल सकते हैं। 7700 के टारगेट के लिए पॉलीकैब में खरीदारी करनी है। चाहे तो 7500 वाला कॉल ऑप्शन जो 170 पे ट्रेड हो रहा है वहां पर ₹120 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और ₹275 के टारगेट सेट कर सकते हैं 7500 के कॉल ऑप्शन में पॉलीकैब। ठीक है, ठीक है। अमित जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक करेंगे आज? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम मेरा इस समय का कॉल रहेगा हैवेल्स। हैवेल्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक कंप्रेशन हुआ है काफी अच्छा खासा पिछले 7-8 सेशंस में, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपना 50 डेमा भी रिगेन किया है। ये सारा कंसोलिडेशन हैज हैपेंड अबव द 200 डेमा, और इसका हम कहीं ना कहीं अब स्ट्रेंथ और ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो हैवेल्स बाय करें, 1757 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 1735 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1800 के। ओके, हैवेल्स यहाँ पर आ गई एक बाय कॉल। तो हैवेल्स और पॉलीकैब दोनों पर ट्रेड आ गई आज।
जतिन को जोड़ लेते हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून। जतिन, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ पावर ग्रिड में होगा। एक 5 वेव एडवांसिंग स्ट्रक्चर के बाद पिछले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है और एक ब्रेकआउट के कगार पे है। तो पावर ग्रिड लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 325 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 339 के। कि थोड़ा ऑडियो में इशू आ रहा है, ठीक करते हैं इस ऑडियो को और उसके बाद वापस आएंगे जतिन के पास। लेकिन ट्रेड हो गई इनकी पावर ग्रिड की। अब एक टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए चलते हैं आशीष अजमोता के पास। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, बताइए आपने क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून अनुज। बिल्कुल, तो देखिए मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग डिफेंस स्पेस में हमें देखने को नजर आई, खासतौर पे बजट के बाद। और हमने भी इसमें काफी पोजीशंस पहले हमने इसकी चर्चा भी की, फिर हमने इसके अंदर एक रीजनेबल टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग की। पर मुझे अब लगता है कि एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन इन स्टॉक्स में बन रहा है। और खासतौर पर ये बेस फॉर्मेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे सेकेंड हाफ, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, केपेक्स हैवी रहने वाला है। साथ ही साथ जिस तरह के ऑर्डर इनफ्लोज अब वापस से डिफेंस कंपनीज के अंदर में देखने को मिले, जैसे बीईएल को एक बड़ा ऑर्डर मिला, मझगांव डॉक काफी बड़ा काम कर रहा है, तो ये जो ऑर्डर इनफ्लोज है वो काफी स्ट्रांग हो गए हैं। और एक प्राइस करेक्शन के बाद वैल्यूएशन कंफर्ट अच्छी खासी आना शुरू होगी। जैसे मझगांव डॉक अगर से आप देखें तो अब 38 टाइम्स पे ट्रेलिंग पी मल्टीपल पे मिल रहा है। ऑलमोस्ट 37,500 करोड़ की ऑर्डर बुक मझगांव डॉक के अंदर में इस समय बनी हुई है, जो कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बुक टू बिल रेशियो ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो देखने को नजर आ रही है। और जिसके चलते हमें लगता है 15 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ मझगांव डॉक के स्टॉक में टॉप लाइन ग्रोथ के अंदर में देखने को नजर आएगी। इंडिजिनाइजेशन जो एलिमेंट है वो ऑलमोस्ट 75% इस कंपनी के अंदर में आ चुका है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन में अच्छा खासा एक इंप्रूवमेंट होगा। तो इस सबको देखते हुए मुझे लगता है, और टेक्निकल चार्ट्स पे जिस तरह के मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक 5,600 की तैयारी दिखा कर सकता है। ऑन डाउन साइड मेरा मानना है 4750 पे एक बहुत बढ़िया बेस मझगांव डॉक में बना है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस स्टॉक में बन रहा है। एज अ डिस्क्लोजर, हमने भी हमारे पोर्टफोलियोज में अब वापस से कहीं ना कहीं डिफेंस की स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बनाना शुरू कर दी और उसमें मझगांव डॉक भी शामिल है। ठीक है, मझगांव डॉक एक स्टॉक जो रडार पे रहेगा। अनुज सर के पास चलते हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगी सर, जो मार्केट में आज दबाव देखने को मिल रहा है तो इसमें एक्सपायरी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं, आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल है श्रेया। और आई थिंक काफ़ी हद तक प्रेशर जो है वो एक्सपायरी की वजह से है, क्योंकि हो क्या गया हमारी मार्केट में, अब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे ट्रेडर्स के पास ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, तो सारी की सारी एक्सपायरी, सारी की सारी वॉलेटिलिटी जो है वो थर्सडे को आ जाती है। आज भी मैं देख रहा था, मेरे प्रोड्यूसर, हमारे शो के प्रोड्यूसर मेरे को डेटा दिखा रहे थे। आज फॉर एग्जांपल 25,000 का पुट, इस हफ्ते का पुट और अगले हफ्ते का पुट देख रहा था मैं, इस हफ्ते का पुट अगले हफ्ते के पुट से ज़्यादा महंगा था, जो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग है। होना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन काफ़ी प्रीमियम्स इधर उधर हो रहे हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपायरी वाले दिन पर आ रही है। लेकिन अगर कल भी मार्केट इसी तरीके से गिरा और अगर आपने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करा 24,350, 24,400 का, तो फिर एक्सपायरी और नो एक्सपायरी मार्केट का ट्रेंड वापस ख़राब होगा। अच्छा, एक चीज़ तो है, इस मार्केट में हमने एक व्यू लिया था 23,200 पर कि मार्केट ने ख़राब खबर पे बॉटम बनाया। उसके बाद वो महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आया, मार्केट ने एक रैली दिखाई, फिर एक दिन वो गिरावट आई थर्सडे को, और आजकल हर थर्सडे पे गिरावट आ रही है। फिर थर्सडे पे वो जो मेन एक्सपायरी थी उस दिन गिरावट आई थी, उस दिन आपने पूरा ऑलमोस्ट वो महाराष्ट्र वाला गैप फिल कर दिया था। लेकिन वहाँ से मार्केट ने फिर एक सेकेंड राउंड ऑफ तेज़ी दिखाई थी और वहाँ से फिर उसके बाद 4-5 दिन तक लगातार मार्केट ने हायर हाइज और हायर लोज बनाए। वो क्रम टूटा जाकर एग्जैक्टली 24,800 पर। 24,800 की सिग्निफिकेंस क्या थी? जहाँ पर आपका 50% रिट्रेसमेंट जोन था, वहाँ पर जाकर वो सिलसिला टूटा, हायर लोज और हायर हाइज बनाने का, और उसके बाद हमने कुछ दिन तक लोअर लोज भी देखे हैं। तो वो वन वे अप ट्रेंड मार्केट का ब्रेक हुआ। उसके बाद एक व्यू था कि अब मार्केट में एक रेंज है, और वो रेंज अभी भी मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी भी जब तक आप 24,475, 24,500 के ऊपर हैं, अभी भी उसको मैं रेंज ही कहूँगा। और हो सकता है आज मार्केट ऐसे करके कल वापस रिकवरी दिखा दे, तो उसको कल रिविजिट करेंगे। लेकिन अगर कल भी हम इस तरीके के पैटर्न देखें, कल भी अगर डी लो के करीब आएँ, तो मेरे ख्याल से फिर वो थोड़ा सा उस व्यू को आपको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। मीनवाइल आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पे बात करते हैं जहाँ पर इस समय अच्छे मूव्स आपको दिखाई देंगे। उसमें है मैक्रोटेक डेवलपर्स, यानी कि लोधा। हालांकि थोड़ा सा ये स्टॉक काफ़ी ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन आज भी डे हाई पर ये स्टॉक मैक्रोटेक का, इस पर मानस कोई व्यू होगा आपका मैक्रोटेक पर? तो देखिए, लोधा पे व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। आप चाहे मीडियम टर्म चार्ट पे देखें या तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखें,
पैटर्न्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स कंटेंट है। अब मेरा समझना है कि जो पिछला स्विंग हाई था वो मेरे ख्याल से वो जो स्तर था वो 1450 के आसपास था। इस बार इसको ब्रेक करके 1520 1560 की रेंज में जाने की स्टॉक कोशिश करेगा। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। अगर ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे करंट लेवल्स पे लिया जा सकता है। 1400 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आज का बिगेस्ट लूज़र इसको एड्रेस करते हैं। नैल्को, इसमें 7% की गिरावट है और हालांकि सुबह अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद इंट्राडे में काफ़ी गिरावट आई क्योंकि 2-3 न्यूज़ फ्लो आए इंट्राडे में। क्यों है ये गिरावट, ये जानते हैं दीपाली से। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। हिंडाल्को और नाल्को में गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे 2-3 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला तो एल्यूमिना प्राइसेस जो कि ग्लोबल मार्केट्स में कमज़ोर हुए हैं, और साथ ही एल्कोवा जो कि एल्यूमिनिया और एल्यूमिनियम का ग्लोबल जाइंट है, वहाँ भी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में 14% तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर एल्यूमिना प्राइसेस को देखेंगे तो लंदन मेटल एक्सचेंज पर प्राइसेस पिछले दिसंबर से लेकर अब तक, यानी दिसंबर की शुरुआत से लेकर अब तक 10% तक घट चुके हैं। यानी जो पीक हमने एल्यूमिना प्राइसेस में बनते हुए देखा था रिसेंटली $800 प्रति टन का, वहां से प्राइसेस स्लिप होकर $720 प्रति टन तक आ चुके हैं। इतना ही नहीं, चाइना में जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के नंबर्स भी आए हैं, उनके मुताबिक 2.74% का इंक्रीज एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में हुआ है YOY बेसिस पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हमने ग्लोबल मार्केट्स में एल्यूमिनिया और एल्यूमिनियम के प्राइसेस में ड्रॉप देखा है। नाल्को हिंडाल्को के गिरने के पीछे एक और इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है डोमेस्टिक फ्रंट पे। दरअसल JSW स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम बिजनेस में एंट्री करने का प्लान कर रहा है। हालांकि जो बातचीत है वो काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन JSW स्टील ने जो कंसल्टेंट्स हैं उनको एंगेज किया है वायबिलिटी चेक करने के लिए दोनों बिजनेस में एंट्री की। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्लस जो एल्यूमिनियम प्राइसेस में हमने गिरावट देखी है, उससे कहीं ना कहीं मार्जिन्स भी इंपैक्ट होंगे गोइंग फॉरवर्ड, और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से एक प्रेशर इन दोनों शेयर्स में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इन स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है। आशीष जी, नैल्को पे क्या व्यू रहेगा? दबाव बनते जा रहे हैं स्टॉक में। जी, तो देखिए बहुत अच्छा एक आउट परफॉर्मर रहा है पूरे मेटल स्पेस में नाल्को, और खास तौर पे उस समय पे जब दूसरे मेटल स्टॉक्स काफी एक गिरावट का दौर दिखा रहे थे, तब हमने देखा था कि नाल्को में एक बढ़िया रैली हमें देखने को नजर आई। अब देखिए आज जो थोड़ा सा सेलिंग है उसका ऑब्वियसली न्यूज ड्रिवन ये सेलिंग है, बट ऐसा कोई कमोडिटी प्राइस के टर्म में कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से शायद थोड़ी डिप आए, पर 220-218 की जोन ऐसी होगी जहां पर पे वापस से मुझे लगता है एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में देखने को नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप का कैंडिडेट है, और बहुत ज्यादा अब यहाँ से फर्दर सेलिंग मुझे इस स्टॉक में नजर नहीं आती है। ओके, मीनवाइल एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, कैबिनेट की जो आज मीट थी उसमें सोर्सेस से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक देश एक चुनाव, यानी कि 1 नेशन 1 पोल, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक काफ़ी पर्सनल प्रोजेक्ट भी रहा है, उसको अप्रूवल मिला है और शायद संसद के मौजूदा सत्र में ही इस बिल को पेश किया जाएगी। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कुछ ही देर में लक्ष्मण जी को जोड़ेंगे इसके लिए और जानेंगे कि एग्जैक्ट कॉन्टूर्स क्या हैं इसके और कब तक ये बिल आ सकता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। ध्यान रखिएगा, इस पर काफ़ी लोग, अपोजिशन इसमें बिल्कुल सहमत नहीं है, तो किस तरीके से होगा पता चलेगा। चलिए, खैर कुछ देर में इसको रिविजिट करेंगे, लेकिन अभी के लिए मार्केट पर एक बार नज़र डालते हैं। निफ्टी करीब 70 पॉइंट नीचे, हल्की सी रिकवरी आई यहाँ पर लोअर लेवल से, और बैंक निफ्टी भी करीब 120 पॉइंट नीचे, यहाँ पर भी लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी इस समय आपको आती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस खबर को कुछ ही देर में हम रिविजिट करने वाले हैं लक्ष्मण जी के साथ। मीनवाइल एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जहाँ पर थोड़े से मूव्स आ रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब 2.5% नीचे, इस समय काफ़ी प्रेशर डाला इसने। शिल्पा जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या 52 वीक लो की तरफ बढ़ रहा है, क्या इसको शॉर्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल अनुज जी, 2400 के नीचे इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो गया है, जहां पे मुझे लगता है कि 2250 से लेके 2200 के लेवल्स आपको ऑन इमीडिएट बेसिस आते हैं मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी तरह पे आप देखेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी नहीं है ऑन इमीडिएट बेसिस जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक टर्न अराउंड आ सकता है। तो ये एक सेल है, किसी ने किया है तो आप ट्रेल करते रहिए, किसी को फ्रेश भी करना है तो आप अभी भी कर सकते हैं जब तक 2400 के नीचे है। इट इज गुड टू सी 2200। ओके, गुड टू सी 2200। चलिए अब लक्ष्मण जी के पास चलते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। तो
ये माने कि कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया और इसी सत्र में ये बिल भी आ सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन? ये कैबिनेट से जी बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब से कुछ ही मिनटों पहले संसद भवन के परिसर में ही कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और संसद के इसी सत्र में यानी चालू सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। इसकी पूरी संभावना है। इस बिल को पेश करने के बाद संसदीय समिति के पास भेज दिया जाएगा। चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है तो इस पर सभी दलों से चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद सरकार आने वाले सत्र में इस बिल को पारित कराने की पूरी कोशिश करेगी और इस बिल को ड्राफ्ट किया जाना, इस बिल को कैबिनेट में लाना और फिर इस बिल को पारित कराने के साथ साथ चुनाव आयोग को भी इस तरह के संकेत दे दिए गए थे कि आपको भी तैयार रहना है। तो चुनाव आयोग भी अपने स्तर से इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप एक देश एक चुनाव वाली जो संकल्पना है उसको साकार होते हुए देखेंगे। लेकिन अभी की तत्काल सबसे बड़ी खबर कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे जुड़े बिल को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा। ओके, तो इसमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा लक्ष्मण जी? ये आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप? देखिए, आज कैबिनेट से मंजूरी मिली है। मंजूरी मिलने के बाद इसके बिल का जो मसौदा है उसको बिल के फॉर्म में संसद में रखने की तैयारी की जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, उस बैठक में कहा जाए कि हम इस बिल को इस दिन पेश करना चाहते हैं, जो एक महज औपचारिकता होती है। उसके बाद बिल को पेश किया जाएगा। पेश होने के बाद बिल के बारे में जो खासियत है वो मंत्री बताएंगे और उसके बाद इसको वहीं ऐलान कर दिया जाए कि इसको हम संसदीय समिति के पास भेजते हैं, इस स्थायी समिति के पास, और फिर संसदीय समिति सभी दलों के साथ बैठक करती है सत्रों के बीच में और फिर उसके बाद जो है अगले सत्र में या उसके बाद अगर कोई सुझाव इस पे आता है और सुझाव सरकार स्वीकार करना चाहती है तो उसके हिसाब से इस बिल में अमेंडमेंट किया जाता है। फिर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, तब उसे संसद में लाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब कुछ और स्टॉक्स की बात हो जाए। आईटी सेक्टर, जी हाँ, शानदार तेज़ी यहाँ पर। निफ्टी आईटी इंडेक्स नए हाई पर, और क्या क्या बदला यहाँ पर, किस तरीके के स्टॉक मूव्स रहे और क्या ट्रिगर्स रहे, ये समझते हैं श्रेया से, जो अब बिग वॉल पर पहुंची हैं। श्रेया, बताइए क्यों है इतनी तेज़ी? बिल्कुल, आज क्लियरली आईटी शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स 1% तक उछल गया है, साथ ही 40,000 के पार पहली बार ये इंडेक्स गया है और लगातार चौथा दिन है जब इस पूरे सेक्टर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर इंडेक्स के कुछ काउंटर्स हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई पर हैं, उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो इनमें शामिल है इन्फोसिस, कोफोर्ज, एक बार स्क्रीन पर लेके आई उन स्टॉक्स को, HCL टेक और LTMI, माइंडट्री और परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई पर हैं। इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक बार रिटर्न्स पर नज़र डालते हैं कि कैसे कैसे रिटर्न्स रहे हैं। 6 महीने के लिहाज से देखें तो कोफोर्ज नंबर 1 पर है, 78% का रिटर्न इसने 6 महीने में दिया है। वहीं एक साल में 58% का रिटर्न इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिया है। परसिस्टेंट दूसरे नंबर पर है, 70% का रिटर्न 6 महीने में, 96% का रिटर्न एक साल में। LTIM भी थोड़ा सुस्त था लेकिन 35% का रिटर्न इसने 6 महीने में दे दिया है अभी तक। एम्फेसिस भी पीछे नहीं है, 33% का रिटर्न 6 महीने में। वही विप्रो 30% 6 महीने में और एक साल में इसने 47% का रिटर्न दिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर आईटी शेयरों में तेज़ी देखने को क्यों मिल रही है? तो एक ट्रंप बड़ा फैक्टर है इसके पीछे। ट्रंप की अगर नीतियों पर आप गौर फरमाएंगे तो उनकी नीति आईटी सेक्टर को बूस्ट करने वाली होती है, इसलिए इस पूरे सेक्टर में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है। साथ ही ब्याज दरों में जो कटौती हुई है उससे भी सेंटिमेंट सुधरा है। इसके अलावा ट्रंप कॉर्पोरेट टैक्स में भी कमी कर सकते हैं, इससे भी इस सेक्टर को बूस्ट मिला है और कमज़ोर रुपए ने भी इस सेक्टर को कहीं ना कहीं पुश किया है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं इस सेक्टर की तेज़ी के पीछे। क्योंकि ट्रंप, मैंने मेंशन किया, तो ट्रंप जब राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तब कैसा पूरे सेक्टर में हमें देखने को मिला, रिजल्ट उस पर नजर डालते हैं। कोफोर्ज जिसमें भी आगे 18% का रिटर्न इसने 6 नवंबर से अभी तक दिया। 6 नवंबर को यूएस इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तब से 18% का रिटर्न इसने दे दिया है। परसिस्टेंट सिस्टम ने 12% का रिटर्न, LTIM भी पीछे नहीं है, 11% का रिटर्न, साथ ही एम्फेसिस और विप्रो ने 10% का रिटर्न अभी तक दिया है। ओके श्रेया, तो बिल्कुल ये इस समय कुछ आईटी स्टॉक जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी रही है। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में आई एम श्योर होंगे आईटी स्टॉक्स, आपकी टॉप बेट्स क्या होंगी? बिल्कुल,
तो बिल्कुल अनुज हमारे पोर्टफोलियो में है और जब से हमने इसमें काफी एक्सपोजर भी बढ़ाया हुआ है। ऐसे तो हमने आईटी में लार्ज कैप आईटी को तो प्ले किया है आईटी 20 ईटीएफ के थ्रू, बट जहां इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात आती है वहां हमने एलटीआई, माइंडट्री, ये हमारी एक टॉपिक है, साथ ही साथ परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज और तीसरा ओरेकल फाइनेंस, ये 3 ऐसे स्टॉक है जिनको हमने इंडिविजुअली एक्सपोजर लिया है और ये हमें लगता है कि अभी भी इनमें काफी अच्छी बढ़त देखने को नजर आएगी, खासतौर पर एलटीआई, माइंडट्री जैसे स्टॉक जिन्होंने अभी तक के 6 महीने में, जैसे अभी श्रेया दिखा रही थी कि 30-35% का ही रिटर्न बनाए, पर मुझे लगता है कि अब आने वाले 6 महीनों में इनमें काफी एक अच्छी बढ़त हमें देखने को नजर आएगी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ से हमें लगता है कि डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग काफी बढ़ेगी और उसका बेनिफिट डायरेक्टली जो लार्ज आईटी कंपनीज है इनको देखने को नजर आएगा। तो इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, टीसीएस जैसे स्टॉक्स ये की बेनिफिशियरी रहेंगे। और अगर से मिड कैप आईटी की मैं बात करूं तो परसिस्टेंट और ओरेकल फाइनेंस जैसे स्टॉक यहाँ पर मुझे लगता है एक अच्छा खासा इन कंपनीज के अंदर में कांस्टेंट करेंसी के टर्म में ग्रोथ देखने को नजर आएगी। बिल्कुल, आईटी सेक्टर अभी रडार पर रखे। गाबा सर, एक मेरा सवाल आपसे कोफोर्ज के ऊपर है, ये भी लाइफ टाइम हाई के पास है अपने। कोफोर्ज इस पर्टिकुलर काउंटर को कैसे देख रहे हैं आप? जिनके पास है वो क्या करें? जिसके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लगाना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट को लॉक इन करने के लिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन काफी थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। 9200 के आसपास ट्रेड कर रहा है कोफोर्ज, अब भी अप मूव ऑन है, लेकिन स्टॉप ट्रिगर हो सकता है, इसलिए 9100 का स्टॉप लगा चले और राइट द वे हो सकता है ना 9500 जाए, फिर 10,000 की तरफ भी जाने की कोशिश करे, वो विजन है, लेकिन थोड़ा करेक्शन आ सकते हैं, टाइम वाइज करेक्शन। कोफोर्ज बढ़िया स्टॉक है, बिल्कुल बढ़िया स्टॉक है। और श्रेया, ये स्टॉक्स इतनी बार हमारे स्पॉटलाइट में आए हैं, इनफैक्ट आज सुबह मैं इस पर इसलिए भी नहीं डिस्कस किया क्योंकि ऑलरेडी इतनी बार इसकी डिस्कशन हुई है, कल भी इस पर डिस्कशन हुई थी कि अब अपने पोर्टफोलियो में इसको बढ़ा दें, 50% पर ले आएँ। अब इशू ये हो गया कि अब शायद ये स्पेस थोड़ी कंसेंसस बनती जा रही है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर विजिबिलिटी है और जो मार्केट को पसंद है इस समय। और अभी भी स्टॉक्स अपने पीक वैल्यूएशन से थोड़ा नीचे हैं। पीक वैल्यूएशन तो खैर 2 साल पहले आई थी यहाँ पर, उसके बाद पिछले साल बड़ी करेक्शन थी इन स्टॉक्स में, लेकिन इस साल अच्छी रिकवरी रही इन स्टॉक्स में। तो ये कुल मिलाकर आईटी स्टॉक। शिल्पा जी, आपके रेडार पर भी होगा कोई आईटी स्टॉक? जी बिल्कुल अनुज जी, कंटिन्यूस वे में हम लोग इसको रेकमेंड करते हैं आईटी सेक्टर्स, जैसे आज कोफोर्ज रेकमेंड किया हुआ था 9200 का कॉल ऑप्शन। एम्फोसिस आल्सो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है एम्फोसिस में आप अभी भी ध्यान दे सकते हैं। एम्फोसिस में 3300 का कॉल ऑप्शन, आप अभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है वेरी क्विकली एक मूव आ सकता है टूवर्ड्स 3400। किसको फ्यूचर्स में भी करना है तो 3150 के स्टॉप लॉस आप इसमें लॉन्ग बने रहिए। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में 3300 तक का मूव आपको आते हुए मिलना चाहिए। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी खबर आई है। कंपनी और रूस के रोजनेफ्ट के बीच बड़ी डील हुई है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ यतिन मोता जुड़े हुए हैं। यतिन, बताइए क्या बड़ी खबर है? गुड आफ्टरनून। और देखिए श्रेया, अगर हम बात करें तो ये अभी तक की रशिया और इंडिया के बीच में बहुत बड़ी ऑयल डील है। इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज और रूस की सबसे बड़ी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है रोजनेफ्ट, इन्होंने करार किया है। करार के तहत 5 लाख बैरल पर डे का प्रोडक्शन रोजनेफ्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी को सप्लाई करेंगे। और आज के अगर हम क्रूड के दाम देख लें तो उसके हिसाब से लगभग 1300 करोड़ डॉलर्स की आपको डील पता पड़ रही है, यानी 13 बिलियन डॉलर्स के आसपास ये पूरा ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका एनुअल बेसिस पे प्राइसिंग तय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया से जो सस्ता डिस्काउंटेड क्रूड आता है इसका फ़ायदा शायद आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आता हुआ दिखेगा। और इसकी दूसरी जो अहम चीज़ है वो है सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, तो सप्लाई भी आपको मेंटेन होती हुई दिखाई पड़ेगी जामनगर की रिफाइनरी पे। ओके, तो ये इस समय रिलायंस पर एक बड़ी न्यूज़ आती हुई। रिलायंस पर क्या व्यू रहेगा इस समय? मानस, आप बता दीजिए। अच्छा, मानस, आई थिंक कुछ ऑडियो इशू है मानस के यहाँ। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, आपका क्या व्यू रहेगा रिलायंस के ऊपर? जी अनुज जी, फिलहाल तो दिक्कतें में लग रहा है ये चार्ट, बिकॉज इसमें जो हमने रिबाउंड देखा था उसने एग्जैक्टली 50 डेमा पे जाके रेजिस्टेंस लिया और अब इसने 10 और 20 डेमा भी ब्रेक कर दिया। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वीकनेस यहाँ जरूर है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, मेरे को लगता है 1240 के लेवल आ सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1280 रुपए का, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एग्जिस्ट करता है 1230 1240 के लेवल्स में, तो वहां तक की वीकनेस लगती है 1240 तक की। ओके, चलिए अब
बात करते हैं एक और ग्रुप की, और यतिन के पास ही वापस चलेंगे। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, और आजकल जैसे हम एक चीज़ कहते हैं कि ट्विटर बिफोर टिकर, एंड योर एनालिसिस इज़ नो मैच फॉर माई ट्वीट्स। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया था, उसका क्या लिंक है इस अदानी ग्रुप के स्टॉक की तेज़ी से? यतिन से ही समझते हैं। यतिन दोबारा बताइए इस। तो देखिए अनुज जी, अगर हम बात करें अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स आज बजिंग है। इनफैक्ट अगर हम नए एफएनओ एंट्रेंट्स देखें जैसे कि अदानी ग्रीन, अदानी पावर, तो यहाँ आपको ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है, और इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट, जो अब प्रेसिडेंट इलेक्ट है यूएस के। इन्होंने ट्वीट के ज़रिए ये बताया है कि जो क्रिस्टोफर वे हैं, जो अभी करंट एफबीआई के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से जो इलीगल तरीके से उनको इंडाइट किया गया, इनके घर पे छापे मारे गए, वो इन्हीं एफबीआई डायरेक्टर के लीडरशिप में हुई। और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल न्याय व्यवस्था है, इसको बदलने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। उनके हिसाब से कैश पटेल जो नए नॉमिनी हैं इनके एफबीआई को हेड करने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे ताकि कोई प्रकार का अन्याय ना हो अमेरिकन जुडिशरी में या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में। ऑब्वियसली इसको अदानी से इसलिए लिंक किया जा रहा है क्योंकि यही वो क्रिस वे हैं जिनकी लीडरशिप में एफबीआई ने इंडाइटमेंट चार्जेस लगाए थे अदानी ग्रुप के खिलाफ और उनके प्रमोटर्स के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं उनका एग्जिट, ये जो हुआ है, जो रेजिग्नेशन हुआ है, वो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव तरीके से आया, और कैश पटेल भारतीय मूल के हैं जो आगे जाके एफबीआई की कमान संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं अदानी के शेयर्स में फिर से एक बार रिलीफ रैली आज के सत्र में आप देख रहे हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई एम श्योर इनका नाम कुछ और होगा, वो छोटा करके कैश, हाँ कैश पटेल, वो मुझे याद है, वो एक एक्टर थे ना, वो नाम भूल गया मैं उनका, वो भी ऐसे ही था। चलिए खैर, एनीवे ये इस समय अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर एक व्यू ले लेते हैं। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या कोई भी अदानी ग्रुप स्टॉक, या ऐड करने की सोच रहे हैं क्या आप? आशीष, आपके लिए था सवाल। ओके, दोबारा ट्राई करता हूँ। आशीष चतुर्मोता, अगर सुन पा रहे हैं मुझे, तो ये सवाल आपके लिए था। चलिए, नहीं कोई दिक्कत है यहाँ पर, हमारा थोड़ा आजकल ऑडियो इश्यूज कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और टेक्निकल कॉल ले लेते हैं। चलिए इसके ऊपर, एक खासतौर से अदानी ग्रीन के ऊपर 1230 इस समय अदानी ग्रीन का रेट। इस पर गाबा सर एक व्यू दीजिए अदानी ग्रीन पर। अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि कपूर मिलना चाहिए। 1227 पर ट्रेड कर रहा है, 1140 का कोई स्टॉप लगाकर चले, 1140 50 पॉसिबल है कि 1380 ये जोन है, वहां तक जाने की संभावना है। ओके, तो ये अदानी ग्रीन पर एक व्यू। चलिए काम करते हैं, अब यतिन को स्टूडियो में है ही, तो एक बार और चलते हैं यतिन के पास, और इस बार बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। तो यतिन हमारे ऑलराउंडर हैं, एक्चुअली सारे सेक्टर्स कवर करते हैं। तो फार्मा में क्या डेटा है यतिन? तो देखिए, हर मंथ जो फार्मा का डेटा है वो अभी लोग एक्टिवली ट्रैक करते हैं, और उसके वजह से आप स्टॉक्स पे इम्पैक्ट भी देखते हैं। अगर हम फार्मा क्षेत्र की बात करें तो यूएस में जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं भारतीय कंपनियों की तरफ से, वो डेटा काफ़ी खास नहीं है। इनफैक्ट नवंबर की अगर हम बात करें तो जो की कंपनीज हैं जैसे कि दिवीज लैब और डॉक्टर रेड्डी है, इनके सेल्स में थोड़ा बहुत गिरावट आया है। हालांकि जो बड़ी कंपनियां हैं इनको थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है, लेकिन अगर हम देखें न्यूलैंड लैब्स, इनकी एक्सपोर्ट लगभग 300% बढ़ी है नवंबर के महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और नैटको फार्मा में भी आपको लगभग 91% का जंप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज ऐसे भी न्यूलैंड लैब ब्लॉक डील के बाद फोकस में, नीचे से अच्छी रिकवरी आपने न्यूलैंड लैब्स के शेयर्स में देखी है, क्योंकि यहाँ जो नवंबर का डेटा है वो काफ़ी उत्साहजनक है। एक्सपोर्ट मार्केट्स में इनके जो ड्रग्स हैं की वो पिकअप हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम दिवीज लैब की बात करें तो स्टॉक बहुत दिनों से प्रेशर में है। अगर हम नवंबर एक्सपोर्ट डेटा की बात करें तो 50% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इनकी जो की ड्रग है वल्सार्टन, इनके सेल्स गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर हम वल्सार्टन को निकाल भी दें तो भी पूरे के पूरे सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 7% गिरे हैं। तो एक्सपोर्ट जो यूएस में होता है दिवीज लैब्स की कई एक्सपोर्ट यूनिट्स से, वहाँ आपको गिरावट दिखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और डॉक्टर रेड्डीज की भी बात करें तो यहाँ इनके जो सेल्स हैं क्यू भी गिरते हुए नजर पड़ रहे हैं, और ईयर ऑन ईयर भी आपको प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। नवंबर में बिक्री लगभग 23% डॉक्टर रेड्डीज के लिए गिरती हुई नजर पड़ रही है। बिल्कुल, और डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी वीक भी रहा है स्टॉक। यतिन शुक्रिया ये पूरी की पूरी जानकारी रखने के लिए। इसमें बात करते हैं, हमारे साथ
पैनल में अभी कौन कौन मौजूद है एक बार ज़रा मुझे बता दीजिए ताकि फिर मैं उस हिसाब से व्यू ले सकूँ। ओके, अमित जी, डॉक्टर रेड्डीज आज हालांकि स्ट्रेंथ है स्टॉक में, क्या व्यू होगा इस पर? जी अनुज जी, ये स्टॉक ने एक लगभग बेस बनाया है 1180-1200 के आसपास, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है अपना 10 और 20 डेमा के ऊपर। ऊपर की तरफ देखें तो 1260 पे रेजिस्टेंस है 250 डेमा का, वो अगर निकल जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो एक कंडीशनल बाय बनेगा टाइम इट क्रॉसेस 1260। इन द मीनवाइल अगर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1220। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और सैमको म्यूचुअल फंड, इसने एक मल्टी एसेट एलोकेशन का नया फंड लॉन्च किया है जिसमें 18 दिसंबर तक निवेश किया जा सकता है। न्यू फंड ऑफर और मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सैमको म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीईओ जिमित मोदी जुड़े हैं। जिमित जी, गुड आफ्टरनून। तो क्या लॉजिक रहा इस फंड को लॉन्च करने का? तो पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। एंड जो अगर आप पिछले 1.5 साल की मार्केट की रैली देखें फ्रॉम एन इक्विटीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक अपने को एक बहुत ही अच्छी बुल मार्केट देखने को मिली है। एंड एट द सेम टाइम पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भाई गोल्ड और सिल्वर भी एज एन एसेट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें और 3 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर हैव स्लाइटली डन बेटर देन द निफ्टी 50। तो आउटलुक ये है कि आपने अभी बस डोनाल्ड ट्रंप की बात की और हम उनकी चर्चा कर रहे थे। आउटलुक ऐसा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जब जनवरी 20 के बाद चार्ज लेते हैं यूएस प्रेसिडेंट, और उन्होंने कई बार ऐसा कहा है कि ही विल रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल्टरनेट करेंसी। एंड तो द थीसिस ये है कि अगर ऑल्टरनेट करेंसी इमरजेंस मुश्किल होगा तो ग्लोबली आई थिंक एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेबल करेंसी रहा है गोल्ड। तो गोल्ड का एक्सपोजर एंड गोल्ड में बुल मार्केट अगर आप देखोगे पिछले 24 साल में गोल्ड का रिटर्न भी मोटा मोटी 12.5-13% ही रहा है इंडियन रूपी टर्म्स में। तो एज एन एसेट क्लास इंडियन इन्वेस्टर्स फिजिकल गोल्ड में काफी हद तक इन्वेस्टेड है, बट थ्रू द फाइनेंशियल रूट, थ्रू म्यूचुअल फंड रूट एक्सपोजर काफी कम है। तो उसी थॉट प्रोसेस से हमने एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया है। तो टेक्निकली इंडस्ट्री में क्या होता है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 10% कम से कम गोल्ड या कोई और कमोडिटी रखनी पड़ती है, 10% डेट और 10% इक्विटी। ये सेबी का डेफिनेशन है। तो और अधिकतर मल्टी एसेट फंड यही करते हैं कि आपने 10% 10 से 15% कमोडिटी एलोकेशन रख लिया जो गोल्ड और सिल्वर में कंबाइंड होता है, 10-20% आपने डेट रख लिया, बाकी इक्विटी होता है। तो हमने ये कोशिश की कि इन्वेस्टर को ज्यादा गोल्ड एक्सपोजर देने के लिए जब गोल्ड ट्रेंड कर रहा है एक यूनिक रोटेशन स्ट्रैटेजी बनाई है। और वो रोटेशन स्ट्रैटेजी में क्या है कि ये सैमको मल्टी एसेट अगर इक्विटी चल रहा है तो अब प्रेडोमिनेटली इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो जाता है एंड एक्सपोजर इक्विटी में होता है। बट अगर इक्विटी मंदी में है या डाउन ट्रेंड में और या साइडवेज ट्रेंड में है तो ये प्रेडोमिनेटली गोल्ड एक्सपोजर में मूव हो जाता है। तो द फंड कैन गो अप टू 70% गोल्ड एक्सपोजर एज वेल। तो जो अंडर इन्वेस्टमेंट, जो डाइवर्सिफिकेशन गोल्ड से मिल सकती है इन्वेस्टर को, वो देने की कोशिश कर रहे हैं हम ये सैमको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा। एंड ये काफी डिफरेंट है फ्रॉम एग्जिस्टिंग मल्टी एसेट फंड इन द सेंस दैट एज आई सेड वो एक नेम से 10-15% एलोकेशन नहीं है और स्टैटिक भी नहीं है। तो इट इज डायनामिक एंड इसमें गोल्ड 70% तक भी एक्सपोजर जा सकता है। जी जिमी जी, मेरा सवाल ये है कि जो आपका नया फंड है, शुरुआत में कितना इक्विटी और कितना गोल्ड में आप एक्सपोजर रख रहे हैं? सो सी ये दिस इज मार्केट कंडीशन डिपेंडेंट। सो एज फार जैसे मैंने बताया कि जो स्टैटिक है वो 10% इक्विटी, 10% गोल्ड और 10% डेट तो रहेगा ही रहेगा। बट करंट मार्केट कंडीशन में जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमको ऐसा नजर में आ रहा है कि तकरीबन गोल्ड विल बी अबाउट 25 to 30% एलोकेशन, डेट विल बी अबाउट 10% और एलोकेशन, और तकरीबन बैलेंस 60-65% इक्विटी रहेगा। ये आज की कंडीशन है। बट ऐसा हो सकता है कि अगर इक्विटी में लेट्स से एक वापस सेकंड लेग ऑफ करेक्शन आए या डाउन ट्रेंड आए तो ये एलोकेशन 60-65 से कम होकर 40-30 तक भी जा सकता है एंड गोल्ड कैन एक्चुअली बिकम द प्राइमरी एसेट इन द फंड। बट जैसे आज की परिस्थिति है उसमें तकरीबन 25-30% गोल्ड, 60-65% इक्विटी और 10% डेट। ओके जिमित, तो ये आप कितना डायनामिक होंगे इस डिसीजन मेकिंग में? क्या कांस्टेंट चर्निंग होगी या फिर अभी के लिए आप खुश हैं 60-65 और 30-35% सॉर्ट ऑफ एलोकेशन से?
So Anuj, actually ये ब्यूटी है, we are going to be extremely dynamic. See, and इसमें जो allocation, asset allocation होगा, उसकी frequency almost, there is possible that very high churning होगी, there will be daily rebalancing, there will be weekly rebalancing as well. और जब आप गोल्ड एज एन एसेट क्लास ट्रेड करते हो तो आपका डायनामिक और रियल टाइम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सी अल्टीमेटली गोल्ड जब कब परफॉर्म करता है, जब कोई वॉर होती है या कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है या कोई क्राइसिस होती है, तो उस टाइम पे आपको गोल्ड में एक अनकोरिलेटेड मूव देखने मिलता है, जहां गोल्ड का भाव बढ़ रहा है और इक्विटी एक्चुअली नीचे जा रही है इस टाइप की क्राइसिस में। तो अगर आप डायनामिक एलोकेशन मॉडल नहीं रखोगे और आप आप डेली चर्न या वीकली चर्न नहीं करोगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप वो क्राइसिस का फायदा ना उठा पाओ एंड आपकी वो जो गोल्ड की रैली है वो मिस हो जाए। सो वो कैप्चर करने के लिए वी आर प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली फंड्स व्हिच विल हैव अ डेली एंड अ वीकली रीबैलेंसिंग मॉडल, जिसके कारण चर्न ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ जाएगा, बट टू दैट एक्सटेंट आपको एक अपसाइड और ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन भी एडिशनल देखने मिलेगा। अच्छा जिमित जी, चलिए इस फंड की तो बात हो गई, अब एक थोड़ा आपसे एक मार्केट व्यू ले लिया जाए, क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं। क्या इस समय लग रहा है आपको डेटा देखकर, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलरेडी वापस लाइफ टाइम हाई पर आया, ये मार्केट काफ़ी क्यूरियस रही है। नॉर्मली बड़ी करेक्शन के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले लार्ज कैप ऑल टाइम हाई पर आएगा, फिर मिड कैप और स्मॉल कैप आएंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा रिटेल का पैसा ड्राइव कर रहा है इस मार्केट को। अब आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर? See, I think the current data is suggesting that हम एक रेंज बाउंड मार्केट में है। तो जो अब हमने 26,200 से करेक्शन की शुरुआत की थी, वी करेक्टेड ऑल द वे डाउन टू 23,200, 23,400 काइंड ऑफ लेवल्स, और अभी हम तकरीबन वो पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा व्यू ऐसा नहीं है अभी कि कोई और बड़ी करेक्शन या वी विल टेस्ट द रीसेंट क्लोज, दैट्स नॉट द व्यू। द व्यू इज दैट ये एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगी। दिस इज अ मार्केट जहाँ पे सिलेक्टिव सेक्टर, सिलेक्टिव स्पेसेस में आपको रैली देखने को मिलेगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ ब्रॉड मार्केट, और बिकॉज ये ब्रॉड बुल मार्केट नहीं है, इसके लिए आपको जो निफ्टी दिख रही है वो निफ्टी 5-6% नीचे दिख रही है, जबकि स्मॉल कैप्स ऑल टाइम हाई पे दिख रहे हैं। तो आर व्यू इज दैट दिसंबर एज अ मंथ थोड़ा लैकलस्टर ही रहेगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ये हमें एक सैंटा क्लॉज रैली देखने मिले, बिकॉज seasonally, historically, December has been the best possible month for the markets. But and then going into the first quarter of calendar year 25, we could see a lot of volatility because budget आएगा, budget के बाद Trump will actually end up taking office. We will see some policy action on the US front as well. So I think एक बार के लिए we are going to likely be in a range of 23,500 to 25,000. वो 5-6% की रेंज बाउंड रहेगी जब तक आई थिंक ये सब इवेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक, और एक साइड एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक इट्स हार्ड टू जज कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड या मीडियम टर्म ट्रेंड किस तरफ रहे। बिल्कुल जिमित जी, लेकिन आपने कहा भी कि अब से कुछ वोलेटिलिटी भी बाजार में देखने को मिलेगी, क्योंकि कई सारी इवेंट्स अभी लाइंड अप है, बजट आने वाला है। लेकिन आपने कहा कि कुछ सेक्टर जो है वो फोकस में रहने वाले हैं। सेक्टर की बात आपने छेड़ी तो आईटी सेक्टर है आज फोकस में, और लगातार चौथे दिन से इस सेक्टर में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। आज तो काफ़ी ज़्यादा इसने आउट परफॉर्म किया है, 1% तक ये स्टॉक चला गया, माफ कीजिएगा सेक्टर चला गया है। आईटी सेक्टर पे आपका आउटलुक क्या है? तो आईटी एक बहुत ही क्लियर अप ट्रेंड में है। सो आईटी एज अ सेक्टर में बहुत अच्छी मोमेंटम है, एंड अगेन दिस इज वेरी मच लिंक टू ट्रम्प इलेक्शन। तो अगर आप देखोगे तो ये जो आईटी में रैली देखने मिली है, ये यूएस इलेक्शन के बाद ही देखने को मिली, बिकॉज एंटिसिपेशन है कि यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट होंगे, और जिसके कारण अर्निंग्स विल गो अप, एंड इफ अर्निंग्स गो अप टेक की जो स्पेंडिंग है वो इम्प्रूव होगी। ऑल्सो अगर आप नैस्डैक देखें तो नैस्डैक में एक बहुत ही बड़ी एआई ड्रिवन रैली चल रही है। इनफैक्ट नैस्डैक कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। सो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन टेक के लिए भी, एंड इंडियन टेक में स्पेशली जो मिड कैप आईटी स्पेस में है, जो कंपनीज दे आर एट द फोरफ्रंट ऑफ एआई इंटीग्रेशंस, एआई प्रोडक्ट्स, उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी कुछ क्वार्टर्स में आगे चलकर। तो जिसके कारण आई थिंक द टेक का जो मोमेंटम है और ट्रेंड है वो ऊपर ही रहेगा। और यूएस डॉलर का जो अप्रिसिएशन हो रहा है इंडियन रूपी के सामने, सो इंडियन रूपी इज डेप्रिशिएटिंग, नेचुरली उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन आईटी सेक्टर है। एंड काफी सारी जो बैड न्यूज थी इंडियन आईटी के पर्टेनिंग टू
हायरिंग नहीं हो रही थी, अट्रिशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब भी काफी चीजें रिवर्स होती आ रही है। तो अगर आप देखोगे कि हायरिंग बिहेवियर में भी अभी कई सारी ऑफर्स रोल आउट हो रही है ये आईटी कंपनीज के द्वारा। सो जनरली आई थिंक अगले 6 से 12 महीने के लिए आउटलुक फॉर ऑल ऑफ दीज टेक कंपनीज इज पॉजिटिव एंड होपफुली अगर यूएस में एज आई सेड इफ मिस्टर ट्रम्प कम्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स कट्स आते हैं तो एक सस्टेन्ड बुल मार्केट कंटिन्यू भी देखने को मिल सकता है आईटी में। ओके जिमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको इस फंड के लिए। दोबारा बात करेंगे आपसे कुछ समय बाद। चलिए, बात हो रही है म्यूचुअल फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड्स की खरीदी और बिक्री एक इंडिकेटर होता है कि बड़े प्लेयर्स कहाँ बुलिश हैं और कहाँ बेरिश। नवंबर का डेटा आ चुका है। बड़े म्यूचुअल फंड ने क्या खरीदा, क्या बेचा, कहाँ एग्जिट किया और इनमें कॉमन स्टॉक्स क्या रहे, ये जानते हैं हॉर्मस से। हॉर्मस, गुड आफ्टरनून, बताइए। काफ़ी दिलचस्प डेटा निकल कर आ रहा है नवंबर के महीने में, जहां पर शेयरों ने म्यूचुअल फंड्स में जिन शेयरों में खरीदारी या बिकवाली की है, पर चुनिंदा शेयर ऐसे हैं जिन पर म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा मेहरबान रहे हैं। उनमें से जोमेटो एक ऐसा शेयर है जो कि साल उनका ये बहुत ही यादगार रहा है। खाना और वो ग्रोसरीज तो डिलीवर करते ही है, गेंस भी डिलीवर करे हैं। 134% के रिटर्न हमें देखने मिले। और कोटक, एक्सिस, ऐसे 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने नवंबर के महीने में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। मगर दूसरी तरफ HDFC बैंक ने भले ही इस साल रिकॉर्ड हाई बनाया हो, लेकिन रिटर्न्स के मामलों में साल थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। SBI म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को भले बढ़ाया हो, लेकिन 4 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है नवंबर के महीने में, ये डेटा निकल कर आ रहा है। और वरुण एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो कि डीमार्ट का पेरेंट है, उसके लिए भी एक साल निराशाजनक रहा है, एक अंडर परफॉर्मर रहा है। 30% की गिरावट हमें रिकॉर्ड हाई से देखने मिली है। 8% स्टॉक इस साल नीचे है। जहां पर निपॉन ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, वही एक्सिस ने अपनी हिस्सेदारी को घटाया है नवंबर के महीने में। वरुण बेवरेजेस एक ऐसा वेल्थ क्रिएटर है जिसकी हम ज्यादा बात नहीं करते, जहां पर आदित्य बिरला और UTI ने खरीदारी की है और 29% के रिटर्न्स इस साल हमें देखने मिले हैं, जो कि लिस्टिंग के बाद से तीसरे सबसे कम रिटर्न्स हमें देखने मिले हैं। वही दूसरी तरफ GMM फॉडलर में यही 2 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने एग्जिट की है और 21% की गिरावट हमें इस साल देखने मिली है GMM फॉडलर में। इंडियन होटल्स भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने रिकॉर्ड हाइज बनाए हाल फिलहाल में। स्टॉक इस साल भी दुगना हुआ है। मगर 3 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने थोड़ी सी मुनाफा वसूली की है नवंबर के महीने में। और नई लिस्टिंग्स है, IPO का बाजार तो गर्म रहा है पूरे साल। तो ये जो तीनों नई लिस्टिंग्स है, ओला इलेक्ट्रिक, गो डिजिट और GPT हेल्थ, इसमें इन तीनों फंड्स ने एग्जिट की है। ये डेटा निकल कर आ रहा है लिस्टिंग के तुरंत बाद या उसके कुछ समय के बाद। और सरकारी कंपनियों का जो फोकस रहा है पूरे साल, पिछले साल भी, वहां पर हमें क्या ट्रेंड्स देखने मिले हैं। निपॉन म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसने पावर ग्रिड जैसे शेयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ONGC में नई खरीदारी की है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने मैसगांव डॉक और NMDC में खरीदारी करते हुए SBI और ONGC में अपना हिस्सा बढ़ाया है। और ICICI ने चेन्नई पेट्रो में खरीदारी की है। तो जोमेटो एक ऐसा फंड है, एक स्टॉक है जहां पर फंड्स ने बेशुमार खरीदारी की है, मगर HDFC बैंक में थोड़ा सा भरोसा अभी जागना बाकी है। ओके, शुक्रिया हॉर्मस। तो ये कुछ स्टॉक्स जो फोकस में रहे हैं म्यूचुअल फंड के बायज और सेल में। चलिए अब आपको बताते हैं हमारा 4 का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे एज ऑलवेज सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। उसके बाद FNO सुपरस्टार के लिए मानस के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए प्रशांत सावंत जी के पास और आशीष चतुर्वेदी के पास जाएंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए लाइंड अप हैं। शिल्पा जी, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ। अनुज, सस्ता ऑप्शन रहेगा CDSL में। BSE, CDSL ये सब ऐसे काउंटर्स है जहां पे मैं देख रही हूँ कि कोई भी फॉल नहीं आ रहा है। इनफैक्ट डे हाइस की तरफ ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, ब्रेकआउट भी सस्टेन कर रहे हैं। CDSL की बात करेंगे तो 1900 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, जो ऑप्शन चेन में इसका एक ब्रेकआउट है। जब तक ये होल्ड कर रहा है तो आपको नेक्स्ट लेवल्स ऑफ 2000 एंड अबव आते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे 1980 का कॉल ऑप्शन जो रफली 41 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 25 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 57 का। इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 70 से लेके 80 के भी लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, FNO सुपर स्टॉक्स के लिए हमारे साथ मानस जी जुड़े हुए हैं। सर, आपने क्या पिक किया है? तो देखिए श्रेया जी, कल भी मैंने टाटा कम्युनिकेशन की बात की थी, वहां पर एक रिकमेंडेशन दिया था और आज भी मेरे ख्याल से जो इंटरडे सेशन में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला है, वो बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो टाटा कम्युनिकेशन में के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1819 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1890 के आपको टारगेट सेट करने हैं टाटा कम्युनिकेशन के फ्यूचर में। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 1840 का कॉल ऑप्शन जो 39 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, इसमें 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से 60 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है।
ओके चलिए अच्छा प्रशांत जी का भी कनेक्शन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है, तो चार्ट का चमत्कार लेते हैं, लेकिन उससे पहले मिड कैप फंड आप ट्रेड ले लेते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब दिन है हमारा। आशीष जी बताइए क्या रहेगा मिड कैप फंडा? जी, तो अनुज देखिए, हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स की जो थीम है वो काफी अच्छा करेगी सेकंड हाफ में, और इस थीम को प्ले करने के लिए वायर्स एंड केबल्स का जो प्लेयर है केईआई इंडस्ट्रीज, वो हमारी टॉप पिक रहेगी। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स यूएस में बना भी हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये कंपनी करीब करीब 8% मार्केट शेयर रखती है पूरे वायर्स एंड केबल सेगमेंट में। $9 बिलियन की डोमेस्टिक एक अपॉर्चुनिटी वायर्स एंड केबल सेगमेंट की बनी हुई है। और केआई ने अभी जो एक गाइडेंस दिया उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो टॉप लाइन है वो आने वाले समय में 10,000 करोड़ हिट करेगी, और तो हमें लगता है कि 16 से 17% की रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी आने वाले समय में दिखाएगी। और आप देखेंगे पिछले 3 साल का अगर से आप केगल टॉप लाइन ग्रोथ देखें तो वो 25% से हुआ, और इसी समय पे जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ आई वो ऑलमोस्ट 29% की केगर ग्रोथ पिछले 3 सालों में देखने को नजर आई। तो ये कंपनी एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंडिंग कर रही है अपनी टॉप लाइन ग्रोथ में, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो कैश फ्लो जनरेशन है वो काफी स्ट्रांग बना हुआ है। इस साल कंपनी ने करीब करीब 400 करोड़ के केपेक्स की बात की, और आने वाले सालों में करीब 350 करोड़ का केपेक्स ये कंपनी कर रही है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू ऑलमोस्ट 20% टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन करेगा, तो उसकी वजह से भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमें एक्सपोर्ट रेवेन्यू से भी देखने को नजर आ रही है। तो ऑल इन ऑल मेरा मानना है कि केईआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी जो पूरे केपेक्स का एक बहुत बढ़िया प्रॉक्सी है, वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो 450 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट केईआई इंडस्ट्रीज ने बनाया है, और अपसाइड में मैं मानता हूँ 5,000 से 5,100 तक की अपसाइड इस स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। तो मिड कैप फंडा के लिए केईआई इंडस्ट्रीज पसंदीदा स्टॉक। अब चार्ट का चमत्कार के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत सावंत जी। प्रशांत जी आपने क्या पिक किया आज? बीबीएल वरुण बेवरेजेस का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। अगर हम देखें तो 645 645 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करा और निचले लेवल पे स्ट्रांग बाइंग आई थी, तो यहाँ बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे डे लो यानी 635 के नीचे, बिलो 635। टारगेट होगा 670 670 का। ओके चलिए चारों के चारों ट्रेड्स में आपके रिकैप करता हूँ। सबसे पहले शिल्पा जी ने शुरुआत की, सीडीएसएल पर बैठ लिया है। यहाँ पर सीडीएसएल का 1980 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। 57, 70 और 80 के टारगेट, 25 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस ने पिक किया टाटा कम्युनिकेशन, सुबह भी इसकी बात हुई थी। यहाँ पर आपको बाय करना है। 1819 का स्टॉप और 1890 के टारगेट्स रहेंगे। प्रशांत सावंत जी की पिक है वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर आपको 630 का स्टॉप लॉस लगाना है और 670 के टारगेट्स हैं। ये हो गया चार्ट का चमत्कार। और फाइनली फंडामेंटल पिक जो है हमारी मिड कैप फंडा में वो रही आशीष चतुर्मोटा की तरफ से केईआई इंडस्ट्रीज़, ये केबल वाली कंपनी। शानदार मूव्स रहे यहाँ पर। 4,500 का रेट इस समय यहाँ पर रहेगा एक बाय। जी अब आगे बढ़ते हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में आगे बड़ी तेजी दिख सकती है। ब्रोकर्स भी हेल्थ केयर सेक्टर पर बुलिश हैं। एक्सिस सिक्योरिटी और मोतीलाल ओसवाल की क्या रिपोर्ट है बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है कंचन नौटियाल। कंचन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया। तो सबसे पहले हम देखें कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है आगे चल के हो सकता है कि जो इसकी सेहत है वो और भी ज़्यादा हमें अच्छी होती हुई दिखाई दे। इसमें 2 ब्रोकरेज फर्म ने अपना स्टांस रखा है। फर्स्ट जो है वो एक्सिस है और साथ में है मोतीलाल ओसवाल। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सिस की और एक बार पूरा का पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस टाइम पे जो हेल्थ केयर सेक्टर है एक्चुअल में वो खड़ा कहाँ है। इस टाइम पे अगर हम प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो वो आंकड़ा है 38,000 करोड़ का, और उम्मीदें ये जताई जा रही है कि अगले 3 साल में ये 13% CAGR से ग्रो करेगा। एट द सेम टाइम अगर एनुअल इंक्रीमेंटल डिमांड देखें तो वो 6,000 करोड़ से और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे का जो कारण है जिससे ये डिमांड बढ़ रही है वो है स्पेशलिटी, जैसे कि ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इंटरनेशनल पेशेंट का अराइवल। यानी कि इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर सेगमेंट है वहां पे अच्छी खासी हमें एक तेजी देखने को मिल रही है। हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो सुधर रहा है, जिससे कि जो बाहरी लोग हैं वो भी भारत के अंदर अपना इलाज करने के लिए आ रहे हैं। अब आगे का जो आउटलुक है वो किस तरीके का है और वो आउटलुक जो है वो किन चीजों के कारण है, रीजंस क्या है? रीजन ये है कि जो एक्सपेंशन हो रहा है बेड का, उससे ग्रोथ को काफी ज्यादा यहाँ पे बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन यहाँ पे काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज ही इनफैक्ट एक रिपोर्ट
रिपोर्ट आई है जहां पे ये बताया गया है कि फिस्कल ईयर 25 में 6.4% के रेट से जो इंश्योरेंस क्लेम है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहले था केवल 4.9% का। एट द सेम टाइम इस टाइम पे जो सेक्टर के फंडामेंटल्स है वो स्ट्रॉन्गर साइड में है। इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब इसके चलते ये सारे के सारे जो रीजंस हैं उनके चलते दो स्टॉक रडार पे है। सबसे पहला है वो है फोर्टिस हेल्थकेयर, जहां पे एक्सेस की खरीदारी की राय है और जो लक्ष्य है वो है 860 रुपए का। अब हम ये देख रहे हैं कि जो फोर्टिस हेल्थकेयर है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ ऑन्कोलॉजी सर्विसेज, और इनका जो ऑन्कोलॉजी का रेवेन्यू है वो फिस्कल ईयर 27 तक ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि 1600 करोड़ तक जा सकता है। सेल्स की बात करी जाए तो फिस्कल ईयर 24 तक 1000 के आंकड़े को पार करती हुई दिखाई देगी, और इनका प्लान है कि आगे चल के ये 2000 बेड की जो कैपेसिटी है वो भी और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। मैक्स हेल्थकेयर एट द सेम टाइम यहाँ पे भी खरीदारी की रहा है। इनफैक्ट आज शेयर में 3% की तेजी भी हमें देखने को मिली है। जो लक्ष्य है वो है 1315 का। सेम रीजन यहाँ पे भी दिए गए हैं कि ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के चलते बेड कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी। रेवेन्यू एबिटा में भी अच्छा खासा हमें सुधार यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक चीज मैं और मेंशन कर देती हूँ कि मोतीलाल ओसवाल ने भी मैक्स हेल्थकेयर में अपनी जो राय है खरीदारी की दी है, और टारगेट इन्होंने बोला है वो है 1380 का, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से सीधा सीधा हमें 20 से 22% का इजाफा आता हुआ दिखाई दे सकता है। रीजन सेम है, इसलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि बेड कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ने वाली है। बिल्कुल, आज शानदार मूव रहे हैं इस पूरी स्पेस में। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर की स्टडी, तो ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है ये। अब मैक्स हेल्थकेयर 3.25% ऊपर यहाँ पर। आशीष, ये स्पेस एक समय पे यहाँ पे सिर्फ एक लिस्टेड प्लेयर हुआ करता था, अब यहाँ पर एकदम से काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है। क्या भी होगा आपका और टॉप पिक क्या होगी? नहीं, बिल्कुल तो अनुज, ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग है और हमें लगता है कि यहाँ पर एक लंबे समय तक की ग्रोथ आपको देखने को नजर आएगी। एक तो जो अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़ते जा रही है। इंश्योरेंस ने जिस तरह से अपना कवरेज बढ़ाया उसकी वजह से भी हमें लगता है कि जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे भी एक अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को नजर आई। और साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम एक जो बाहर के भी लोग अब आके इंडिया में कहीं ना कहीं अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं, उसका भी बेनिफिट हमें देखने को नजर आ रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है पूरा सेगमेंट काफी अच्छा करेगा। जहां तक कि टॉपिक्स का सवाल है तो हमें लगता है हम दो स्टॉक पे काफी पॉजिटिव है, एक अपोलो हॉस्पिटल और दूसरा नारायण रुद्रालय। ये दो ऐसे स्टॉक है जिन्होंने काफी अच्छे केपेक्स पिछले कई सालों में किया, और अब हमें लगता है कि उस केपेक्स के बाद कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी रेशियोज अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज के रेशियोज, रिटर्न रेशियोज काफी इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये दोनों ही कंपनियां हमें लगते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले कई सालों तक दिखा सकती है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वीकली एक्सपायरी, यहाँ आज है वैसे बाई चांस वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, लेकिन जब से वो ख़त्म हुई है बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट्स पर एनएसई की और बीएसई की भी सिर्फ एक रह गई है, उसका असर अब दिखने लगा है वॉल्यूम्स पर। सेबी ने जो लगाम लगाई थी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। साथ ही एमसीएक्स में जिस तरीके की बड़ी रैली हुई है उसका एक कारण ये रहा है कि कमोडिटी ट्रेडर्स काफ़ी जो वहाँ पर दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है। ये एनालिसिस किया है मिताली ने, एक बार उनसे समझते हैं। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है एनालिसिस? गुड आफ्टरनून सर। तो डेरिवेटिव सेगमेंट में पिछले कुछ दिनों में हमें वॉल्यूम में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर बीएसई के आंकड़े की माने तो मंथली बेसिस पे करीबन 50% हमें गिरावट देखने को मिली है। वही एनएसई में भी जो एवरेज डेली टर्नओवर है वहाँ पे वॉल्यूम करीबन 46% नीचे है। अगर बात करें इसके इम्पैक्ट की तो जो सेबी का नया रूल आया था उसने काफ़ी इसको इम्पैक्ट किया है। अब हर एक्सचेंज सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी रख पाएगा, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी की ही वीकली एक्सपायरी अलाउड होगी। साथ ही सेबी ने ये नया रूल जारी किया है जहाँ एक्सपायरी डे है वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण टर्नओवर पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि अगले महीने से जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लॉट साइजेस भी वो बढ़ाने वाले हैं। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये सेगमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव बना देगा। लेकिन इन सब के बीच में हमें एक एमसीएक्स पे एक इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड नज़र आया है, जहाँ सिल्वर और गोल्ड में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफ़ी वॉल्यूम देखने को मिली है। तो जब से वीकली एक्सपायरी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा है तब से इन्वेस्टर्स ने अपना रुझान कमोडिटी ट्रेडिंग पे बढ़ा दिया है। तो सिल्वर में करीबन 89% का इजाफा देखने को मिला है, वही गोल्ड में भी ये इजाफा 181% के आसपास दिखाई दिया है। बस अब देखना ये होगा कि एनएसई और बीएसई कैसे अपने इस गिरावट की भरपाई कर पाएंगे, और साथ ही क्या एमसीएक्स अपने इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएगा। बिल्कुल, तो बहुत
अच्छा सवाल था ये, और मैं थोड़ा सा वो टॉपिक देख के हो रहा था, क्या हुआ तेरा वायदा, आई एम श्योर वो सौरभ ने लिखा होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। खैर एनीवे, चलिए अब इस पर बात करते हैं। आशीष चतुर्मोता, एक बात बताइए, ये वीकली एक्सपायरीज खत्म हुई, लेकिन चस्का लोगों को अभी भी लगा हुआ है ऑब्वियसली, लेकिन जो भी है, अगर क्वांटम ही कम हो जाएगा तो करेंगे क्या? अब तो वॉल्यूम पे तो इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ MCX वहाँ पर शायद वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो क्या MCX, इज इट टू लेट टू मेक दैट शिफ्ट? तो ऐसा अनुज, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और आपका टॉपिक बहुत अच्छा लगा मुझे कि क्या हुआ तेरा वादा। तो बिल्कुल जहां तक कि देखिए सवाल है कि MCX में वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है, उसका कारण ये भी है कि वहां पर भी गोल्ड सिल्वर के अंदर में एक अच्छा प्राइस बिहेवियर, और आप जानते हैं कि लिक्विडिटी हमेशा प्राइस को चेज करने की कोशिश करती है। जब ये प्राइस कंसोलिडेशन में चले जाएगा तो आप देखेंगे कि वो लिक्विडिटी वापस से उस एसेट क्लास को चेस करना शुरू कर देगी जहां पर में मूवमेंट है। अब किसी ना कुछ कारणों से हम देख रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ये काफी साइडवेज बने रहे पिछले कुछ महीनों में। तो बीच बीच में कुछ मूव्स जरूर आ रहे हैं, बट ये मूव्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसाइसिव मूव्स नहीं है। तो इसका वजह भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लिक्विडिटी थोड़ी ड्राई अप हो गई। ऑब्वियसली जिस तरह के ऑप्शंस के अंदर में वीकली ऑप्शंस एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया, और उसका क्लियर बेनिफिट कहीं ना कहीं MCX को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है गोल्ड और सिल्वर को लेकर के भी, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है अभी एटलीस्ट वॉल्यूम्स का या MCX के अंदर में जो बढ़ते हुए ट्रेडिंग एक्टिविटी का, वो बना हुआ रहेगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अपने आप में एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है जिसका बेनिफिट क्लियरली MCX को मिलता हुआ नजर आएगा। ओके, बिल्कुल। चलिए काम करते हैं, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब हम लौटेंगे तो सुंदरम म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सेकसरिया से बात करेंगे। वेलकम बैक। और अब हमारे साथ जुड़े हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सेकसरिया। रोहित जी के पास इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में 21 सालों का अनुभव है, साथ ही एशियन हेज फंड के साथ भी वो काम कर चुके हैं। आइए उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाज़ार में उनकी रणनीति क्या है। रोहित जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या व्यू है मार्केट पर, क्योंकि एक बड़ी करेक्शन आई, पिछले कुछ दिनों में हमने रिकवरी देखी, लेकिन अब थोड़ा सा वो रिकवरी स्टैग्नेट होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय ओवरऑल मार्केट पर आपका क्या हुआ है, उसके बाद हम कुछ थीम्स की बात करेंगे। गुड आफ्टरनून। सो मार्केट अगर अपने पहले लॉन्गर टर्म पिक्चर से स्टार्ट करें तो लॉन्गर टर्म पिक्चर में कुछ खास बदला नहीं है। लॉन्गर टर्म पिक्चर में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी आज की डेट में है, और आगे आने वाले 8-10 साल में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। 6 to 7% जो GDP ग्रोथ की हम बात करते हैं वो आगे 10 साल तक रहेगा, उस तरह का GDP ग्रोथ। तो उस तरह के ग्रोइंग इकोनॉमी में मार्केट लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में हम देखें तो अभी शॉर्ट टर्म में क्या हुआ है कि Q2 के रिजल्ट थोड़े वीक आए हैं, Q2 के अर्निंग्स ग्रोथ वीक थी, और उसके कारण मुझे लगता है मार्केट में थोड़ी गिरावट आई थी। लेकिन अगर हम देखें ये वीकनेस क्यों आई है, तो उसका मेन कारण था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई थी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इलेक्शन के कारण कम हुई थी, और जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग आशा करते हैं कि एंड ऑफ द ईयर तक रिवाइव होगी, ये गिरावट बेसिकली कंपनी की अर्निंग्स इंप्रूव होनी चाहिए, और उससे मार्केट में थोड़ा इंप्रूवमेंट आना चाहिए एंड ऑफ द ईयर। दूसरा है कि क्रूड ऑयल भी सस्ता हुआ है, तो उसके बेनिफिट भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में आने चाहिए, और उसके कारण भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, और उसका इम्पैक्ट फिर मार्केट में होना चाहिए। जी बिल्कुल रोहित जी, आप बता रहे थे कि कैसे मार्केट में कैसे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। मेरा सवाल बैंकिंग सेक्टर को लेकर है। CRR में जब कटौती हुई थी तो हमें लगा था कि बैंकिंग स्टॉक्स में, स्पेशली PSU बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि मिली भी थी। इस पर्टिकुलर थीम को, बैंकिंग सेक्टर को कैसे देख रहे हैं आप, और इसमें क्या रणनीति रहेगी?
बैंकिंग सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा पसंदीदा सेक्टर है। सभी सेक्टरों में हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा पसंद है, और उसमें लैंडिंग फाइनेंशियल्स जो हम कहते हैं, बैंकिंग और एनबीएफसी, वो दोनों हमें ज्यादा पसंद है। जैसा कि आपने कहा कि आरबीआई ने सीआरआर कट किया, उसका सीधा फायदा बैंक्स को मिलेगा। और सीआरआर कट किया बेसिकली एक सिग्नल दिया है आरबीआई ने कि अब इंटरेस्ट रेट्स सॉफ्टन होंगे, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। तो इंटरेस्ट रेट्स भी उम्मीद है कि अगली मीटिंग से कम होंगे, तो उसका फायदा सीधा बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा, और उसके लिए हमें बैंकिंग सेक्टर पसंद है। तो क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखो तो एक स्टडी क्रेडिट ग्रोथ रेट पे आ गए हम, 11 to 13% काइंड ऑफ क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है सिस्टम का। एसेट क्वालिटी में भी कोई बहुत मेजर प्रेशर है नहीं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में हमें बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक सेक्टर है जहाँ वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। बाकी कोई भी सेक्टर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ वैल्यूएशन रीजनेबल है, और यहाँ अभी भी एक स्टडी ग्रोथ हमें दिख रहा है। इसलिए हमें बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है। जी, बैंकिंग सेक्टर आपको पसंद है। सर, एमफी का डेटा नवंबर का आया था, उसमें क्लियरली ये बात दिखी हमें कि थीमेटिक फंड्स के पर जो रुझान था निवेशकों का फर्स्ट हाफ इन दिस ईयर, वो थोड़ा कम होता नजर आया है नवंबर के डेटा में। क्या थीमेटिक फंड्स, ये जो सेक्टोरल फंड्स है, उसका क्या उसके दिन निकल गए? क्योंकि डिफेंस सेक्टर में जब हमें रैली देखने को मिली थी तो डिफेंस सेक्टर के थीम्स वाले फंड्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, पीएसयू बैंक वाले फंड्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब एमफी का डेटा कुछ और बयां कर रहा है। क्या थीमेटिक फंड्स के दिन अब निकल गए? नहीं, वो इन्वेस्टर का रुझान किस तरफ जाएगा वो बोलना बहुत मुश्किल है। हमारी तरफ से इन्वेस्टर को हमेशा यही सजेशन रहता है कि एक थीमेटिक फंड की तरफ कम भागने के बजाय सेक्युलर लॉन्गर टर्म ग्रोथ स्टोरी की तरफ जाएं, जहां लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा कंपाउंडिंग रिटर्न्स बन सके। तो हम हमेशा सेक्सी कैप, मल्टी कैप या थीमेटिक में भी सेक्युलर थीमेटिक फंड्स होते हैं, जैसे सर्विसेज फंड हुआ, उस तरह के फंड्स हम रिकमेंड करते हैं, जो कि कैप कर्व में भी बेसिकली इन्वेस्टर को आपको पूरा फायदा देता है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास चॉइस रहती है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मूव करने की। और सेक्टर्स में भी फंड मैनेजर के पास चॉइस रहती है, जब एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर बेटर लगता है तो उससे में मूव करने की। तो इसलिए जनरली हमारी सलाह हमेशा यही रहती है कि एक डाइवर्सिफाइड सेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसे फंड्स में जाएं रादर देन थीमेटिक फंड। बिल्कुल। अच्छा रोहित जी, पिछली अर्निंग सीजन में मार्केट को बड़ा झटका लगा था, खासतौर से एफएमसीजी में, और काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए थे। गोदरेज कंज्यूमर ने ऑलरेडी आके बोल दिया है कि इस क्वार्टर भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। तो क्या एक मान के चलें कि मार्केट का एक पिलर अभी के लिए वीक रहने वाला है और आगे भी यहाँ पर वीकनेस रहेगी, और एफएमसीजी में क्या वैल्यूएशन डी रेटिंग का भी रिस्क रहेगा? डेफिनेटली वहां पे तो एफएमसीजी में वीकनेस अभी दिख रही है। इवन अभी तक जितनी भी कंपनियों से बात हो रही है, कोई भी कंपनियां कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं बोल रही है इन Q3, Q2 सबका वीक था, Q3 में भी कोई भी अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रही है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में एफएमसीजी, क्योंकि एफएमसीजी वैल्यूएशंस अभी भी काफी महंगे हैं, जिस तरह की ग्रोथ है उसके सामने वैल्यूएशंस अभी भी काफी महंगे हैं। तो एफएमसीजी में अभी तो अंडरवेट हम बने रहेंगे। आपके इस समय ओवरवेट सेक्टर्स कौन से होंगे? सबसे बड़ी थीम्स आपकी इस समय कौन सी हैं? जैसा एक तो हम जो डिस्कस किए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सबसे बड़ा है हमारा। दूसरा हमारा सबसे बड़ा रहेगा आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज में क्या अब एक कंसेंसस नहीं बन गया, क्योंकि सबसे बड़ी रैली यहीं पर हुई है और अब काफ़ी हद तक जैसे ऑलमोस्ट रोज़ ही नए हाइज लग रहे हैं यहाँ पर स्टॉक्स में? हाँ, मानता हूँ मैं कि अब कंसेंसस बन गया है। हम तो इसमें बहुत दिन से ओवरवेट है, तो हमने पूरी रैली प्ले करी है। लेकिन हाँ, अब काफी कुछ कंसेंसस बन रहा है, लेकिन इसमें एक चीज है कि डिमांड इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो वो डिमांड इंप्रूवमेंट जो है अभी कंपनीज को इंक्वायरीज में दिख रहा है, वो फिर कन्वर्ट होगा ऑर्डर्स में, फिर वो अगले साल जाकर के रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। तो अगले साल की रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी इसमें इंप्रूव होती नजर आ रही है। तो मानता हूं कि शेयर चले हैं, बट ये महंगे रह सकते हैं, ये हमारा मानना है अभी, इसलिए हम अभी भी ओवरवेट रहे हैं इसमें। और दूसरा है कि आईटी क्या है, मार्केट एक पोर्टफोलियो को डिफेंसिवनेस देता है।
अगर मार्केट कभी गिरता है तो आईटी पोर्टफोलियो थोड़ा डिफेंसिव रखता है, तो उस तरह भी आईटी बेटर लग रहा है हमें इन द ओवरऑल पोर्टफोलियो। ओवरऑल पोर्टफोलियो में आईटी बेटर लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलते हैं मार्केट की ओर और बाजार में दबाव बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ी सी रिकवरी हालांकि आई है लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल है। निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे और बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों का दबाव देखने को मिल रहा है। सर क्या रणनीति, क्या अप्रोच कल के लिहाज से अपनाएंगे? कल आखिरी ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, निवेशकों को क्या हिदायत रहेगी? शेयर क्लोज खराब है क्योंकि अब आप ये कह सकते हैं कि मार्केट ने 24,500 को प्रोटेक्ट किया लेकिन क्लोज ख़राब है। अब मैं एक चीज़ कहूँगा कि अब आप ज़ीरो पोजीशन के साथ घर जाइए। अब ये मार्केट क्लियरली एक बहुत ही क्रूशल फेज़ में है। 24,800 पर जिस तरीके से मार्केट रुका है और जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन में बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया और आज जिस तरीके की मार्केट ब्रेड्थ रही, ये आज की क्लोज मैं ख़राब मान रहा हूँ और मार्केट एक बार फिर थोड़ी सी वीकनेस के साइन दे रहा है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ देता हूँ, आज काफ़ी हद तक एक एक्सपायरी फैक्टर है, उसका एक इम्पैक्ट रहा होगा। तो उस हिसाब से आप एक दिन और देना चाहें तो कल का दिन देख लें। कल मुझे लग रहा है कि मेक और ब्रेक डे होगा क्योंकि कल आपके पास ये एक्सक्यूज़ भी नहीं होगा कि एक्सपायरी थी, इस वजह से मार्केट गिर गया। तो कल देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। बैंक निफ्टी 53,200 के आसपास ही बंद हो रहा है, तो उस हिसाब से क्लोज बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जिस तरीके से आज मिड कैप गिरे वो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए अब एक काम करते हैं, BTST और STBT ट्रेड्स लेते हैं, उसके बाद डीलिंग रूम चेक करेंगे। शिल्पा जी बताइए कल के लिए क्या कैरी करें? शिल्पा जी आप म्यूट पर हैं शायद। जी सॉरी। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे मुथूट फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगी। मुथूट फाइनेंस 2100 के स्टॉप लॉस आप BTST पे देख सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ 2180 से 2200। जी मानस जी, BTST या STBT? देखिए BTST करेंगे। डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ था 220 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके, वापस हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। इसके फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, एक मिनट में बताता हूँ। डॉक्टर रेड्डीज का फ्यूचर देखिए चल रहा है 1247। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1234 1234 का स्टॉप लॉस लगा के डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर में खरीदारी करनी है और 1275 1275 के टारगेट सेट करने हैं। ओके 1275 के टारगेट यहाँ पर रहेंगे डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। गाबा सर क्या कैरी करें कल के लिए? BTST और स्टॉक का नाम है JSW एनर्जी। ट्रेड कर रहा है 685, स्टॉक होगा करीब 681, 4 रुपए का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड टारगेट 700 के नजर आते हैं। JSW एनर्जी ठीक है, JSW एनर्जी 700 के टारगेट। प्रशांत जी के पास चलते हैं। सर आपने क्या पिक किया है BTST STBT? तो यहाँ पे बजाज ऑटो में मुझे वीकनेस नजर आ रही है और इसको बेचने की सलाह होगी, सेल करने की। करीबन 8,970-65 के बीच ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ से 9,065 9065, 1% के आसपास रिस्क होगी। टारगेट होगा 8,700, 8,700 से लेके 8,650। ओके अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी बताइए आपने क्या ट्रेड पिक किया? जी अनु जी, मैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के साथ जाना चाहूंगा। हमने इस पूरे सेक्टर में देखा कि पहले परसिस्टेंट और कोफोर्ज ने आउट परफॉर्म किया और लास्ट वीक LTI माइंडट्री ने अच्छा खासा एक मूव दिया। अब LTTS के चार्ट्स देख के लग रहा है कि यहाँ पे अब रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक कैचअप प्ले होगा। 5425 का लगभग इसका प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 5350 का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 5550 से 5600 तक। ओके अच्छा एक और चीज़ का ध्यान रखिए, जो निफ्टी पर आज का क्लोज है 24,552 का। अगले 100-200 पॉइंट काफ़ी क्रूशल हैं क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट्स पर देखें तो 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,420 पर है और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,340 पर है और 20 डेमा भी वहीं पर है। तो काफ़ी अगले 200 पॉइंट बहुत क्रूशल है मार्केट के लिए बचाने। यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन गुड आफ्टरनून बताइए। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जहां डीलर्स मोमेंटम चेस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है पेटीएम, जहां BTST की सलाह वो दे रहे हैं। उनको लगता है कि 970-980 तक के टारगेट दिसंबर फ्यूचर्स में आने चाहिए और उनके हिसाब से FI जो खरीदारी कर रहे हैं दिसंबर सीरीज में
उसके चलते स्टॉक में थोड़ा बहुत आप अपमूव देख सकते हैं। इसके अलावा सेल और स्टील स्टॉक्स में आपको मजबूती दिख रही है। कहीं ना कहीं जो सेफगार्ड ड्यूटी की बात आ रही है सरकार की तरफ से, उसके चलते डोमेस्टिक फंड्स फिर से एक बार स्टील स्टॉक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं और डीलर्स के हिसाब से 132-34 के टारगेट शॉर्ट टर्म में यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये डीलिंग रूम की तरफ से जो फीडबैक यतिन को मिल रहा है कुछ स्टॉक्स पर, सेल और पेटीएम। बैन अपडेट और देख लेते हैं एक बार और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बैन में जाने की तैयारी जो स्टॉक्स कर रहे हैं उनमें नैल्को शामिल है। नैल्को में 90% पोजीशन क्रॉस हुई हैं। इनफैक्ट 7.5% आज ये स्टॉक नीचे 101% के करीब यहाँ पोजीशन हो चुकी है। तो ये स्टॉक बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। और मन्नापुरम बॉर्डरलाइन केस है बैन से बाहर आने का, 79% पोजीशन। ध्यान रखिएगा 80% के नीचे आप बैन से बाहर आते हैं। फिलहाल 79% पोजीशन यहाँ पर, तो बैन से बाहर आने की तैयारी मन्नापुरम करता हुआ। मानस, अगर किसी ने नैल्को शॉर्ट किया है और कंसिडरिंग अभी बैन में आ जाएगा, शॉर्ट को आज ही कवर करना है या कैरी करना है? आई थिंक कैरी करना चाहिए क्योंकि पैटर्न तो बहुत वीक है, क्योंकि स्टॉक ने एक प्राइस ब्रेकडाउन दिया है। 240 का सपोर्ट था, वो ब्रीच किया है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है। मेरे ख्याल से ये गिरावट बढ़ सकती है। 218 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर एक शॉर्ट ट्रेड लिया गया है और कैरी किया जा सकता है तो 236 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, बिल्कुल। तो स्टॉप के साथ कैरी करें इस शॉर्ट पोजीशन को पर 236 के स्टॉप के साथ। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको मार्केट ब्रेड दिखाते हैं। जो एफएनओ सेटअप है उसकी बात करते हैं। आज एफएनओ सेटअप बेरिश है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ 65 स्टॉक्स हैं जहां पर बुलिश साइंस है, जहां या तो लॉन्ग्स हैं या शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन उसके सामने 155 स्टॉक्स हैं जहां पर या तो शॉर्ट बने हैं या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। तो 65 वर्सेस 155 मतलब 1:2 से भी ज़्यादा ख़राब मामला यहाँ पर। लॉन्ग की बात करते हैं पहले, कहाँ लॉन्ग बने। आईटी स्टॉक्स इसमें काफ़ी रहे। कोफोज 2.5% ऊपर, उसके अलावा मैक्स और मुथूट, अदानी ग्रीन ऑब्वियसली सबसे ऊपर रहा 6%, और अदानी एनर्जी ये करीब 2.5% ऊपर रहा। इन सब में लॉन्ग बिल्डअप हुए। शॉर्ट कवरिंग कहाँ आई? मैक्रोटेक डेवलपर्स आज सुबह हमारे पैनल ने पिक भी किया था। LTTS, पॉलीकैप, JSW एनर्जी और मन्नापुरम, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रही। ध्यान रखिए मन्नापुरम बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ? सबसे ज़्यादा नैल्को में, जहाँ आज बैन में जाने की तैयारी। 7.5% नीचे। जुबिलेंट फूडवर्क 5% नीचे। इंडस टावर 4% नीचे। कॉनकोर 4% नीचे। और सिंजीन यहाँ भी 4% की गिरावट आपको देखने को मिली। और लॉन्ग अनवाइंडिंग सबसे ज़्यादा डॉक्टर लाल पैथलैब्स में 3.5%। RBL बैंक ध्यान रखिए बैन में है 3%। यहाँ स्टॉक नीचे आता हुआ रैमको सीमेंट्स, वोडाफोन आइडिया और SRF, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर आपको डाउन साइड के मूव देखे और ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। चलिए अब बात करते हैं मार्केट का पंचनामा की। और आज तो खैर श्रेया मेरे साथ स्टूडियो में ही थी। श्रेया, कुछ क्वेश्चंस आए क्या और क्या पिक किया आपने उनमें से? बिल्कुल, मैं आपके साथ स्टूडियो में थी, लेकिन मैं मार्केट का पंचनामा जब मैंने देखा था, सवाल आज कुछ ज़्यादा ही है। अगर कंपेयर करें, मार्केट खराब होता है उसमें ज़्यादा सवाल आते हैं। हाँ, सवाल आते हैं बिल्कुल। सवाल पहला मैंने पिक किया है, एक हमारे व्यूअर है, इंटरेस्टिंग नेम इनका, अपर सर्किट जी पूछ रहे हैं कोटक बैंक पर। कोटक बैंक सर आज स्टॉप लॉस में शामिल है बैंक निफ्टी के 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। क्या राय रहेगी कोटक बैंक पर? देखिए कोटक एक रेंज में फंस गया है श्रेया। इनफैक्ट इसका अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे उसमें आपको इस चार्ट में उसका जवाब छुपा है। कोटक के साथ इशू क्या है ये देखिए, 3 महीने का चार्ट 3% के मूव है। तो मतलब बेसिकली एक रेंज बाउंड स्टॉक है। 1700 से 1900 की रेंज में फंसा हुआ है कोटक। जितनी बार 1900 पे जा रहा है सेलिंग आ रही है, जितनी बार 1700 पे आ रहा है बाइंग आ रही है। इस बार फिर 1700 करीब जाएगा तो मुझे हैरानी नहीं होगी, फिर बाइंग आ जाएगी। तो फिर 1900 करीब जाएगा तो फिर सेलिंग आ जाएगी। इनफैक्ट 3 महीने का है, इसका 6 महीने का भी चार्ट देख लेते हैं एक बार। मेरे ख्याल से ये रेंज काफ़ी समय से रही है कोटक की। ये देखिए 6 महीने का चार्ट देखिए, अगेन वो एग्जैक्ट वो रेंज है, 1700 से 1900 की रेंज है। तो इसमें इस रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना स्टॉक्स बहुत है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, उन पर आप फोकस कर सकते हैं। साल भर में थोड़ा ज़्यादा रेंज है, लेकिन ये है एक रेंज बाउंड स्टॉक की। 1700 से 1900 की एक ब्रॉड रेंज है जिसमें आपको ट्रेड करना है इसे। ठीक है। ONGC पे भी सवाल है सर, ऑयल एंड गैस ये सेक्टर आज सबसे ज़्यादा डेंट पड़ा है, इस पर 1.5% से ज़्यादा टूट गया ये सेक्टर। ONGC पर क्या राय रहेगी? ये टूटा है ऑलमोस्ट 1.25% के करीब। यू नो आपने बात की है ONGC की, मैंने आपको बताया कोटक का 3 महीने का चार्ट। ONGC के केस में ना आप 3 महीने छोड़िए, आप चार्ट निकालिए 10 साल का। 2014 में इसका प्राइस था 254 रुपये,
और आज इसका प्राइस है 254 रुपये। तो 10 साल हो गए, 10 साल में ये स्टॉक वहीं का वहीं है, कहीं नहीं गया ये स्टॉक। और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़, क्रूड, बहुत ज़्यादा मूविंग पीसेस हैं। ONGC उन लोगों के लिए जो एक ट्रस्ट फैक्टर रखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी कहाँ जाएगी, डिविडेंड ये अच्छी है, डिविडेंड लेते रहिए, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कंपनी है नहीं। तो जिनके पोर्टफोलियो में वो क्या करे अभी? नहीं, पोर्टफोलियो स्टॉक ये है नहीं, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है नहीं, आपके पोर्टफोलियो में होना नहीं चाहिए ये स्टॉक फ्रैंकली, क्योंकि कोई मतलब नहीं है जहाँ पर इतनी पॉलिसी अनसर्टेनिटी हो वहाँ पर, और जो स्टॉक इतने सालों से एक रेंज में फंसा हुआ उसको पोर्टफोलियो में रखने का मतलब नहीं है। ये ट्रेडिंग स्टॉक है, ये जब बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम आता है तो 80-90 तक आ जाता है, वहाँ पर आप ले लें भले इसको, तब डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन 280-300 के करीब इसको बेच दें। तो ये अगर आप उस तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये उनके लिए कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा आप इसको नहीं बना सकते हैं। श्रेया, ठीक है, एक आखिरी सवाल मार्केट का पंचनामा, फिर हम आगे बात करेंगे उस पर। NTPC पे सवाल है सर, ये भी आज लूजर्स में शामिल है, निफ्टी के और टॉप लूजर्स में शामिल है। 3.25% की गिरावट NTPC पे आई है। ग्रीन एनर्जी का ये सेक्टर, क्या करना चाहिए जिनके पोर्टफोलियो में, वो क्या करें? देखिए NTPC भी ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी में आता था, लेकिन NTPC के साथ एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर सेक्टर बेटर है, पावर सेक्टर में है ये स्टॉक, तो उस वजह से यहाँ पर एक बड़ी रैली आई थी जब वो ग्रीन एनर्जी का IPO लेकर आए थे, तो उसके एंटिसिपेशन में रैली आई थी। लेकिन जब से वो ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग हुई है, काफ़ी लोगों ने अपना फोकस वहाँ शिफ्ट कर लिया है और NTPC से पैसा निकालकर NTPC ग्रीन एनर्जी में लगा। अगर आप NTPC ग्रीन एनर्जी का चार्ट देखेंगे, पिछले आई थिंक 1 महीने का चार्ट देखेंगे, ये तो आज का चार्ट है, लेकिन अगर 1 महीने का चार्ट देखेंगे, क्योंकि इसमें लिस्टिंग हुई थी पिछले महीने, तो देखिए 17% के मुँह आए हैं यहाँ पर। तो काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगर आपको NTPC के स्टॉक में ही रहना है तो थर्मल पावर के बजाय ग्रीन एनर्जी बेटर है, इसके लिए वो वहाँ से एक शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, तो ये इस वजह से। पर NTPC में मेरे ख्याल से इन लेवल्स पर आप गलत नहीं जा सकते, अगर आपके पास है तो शायद बने रहें, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। आप चलिए 335 पर शेयर और मैं आपके साथ फिर जुड़ेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सारे के सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आखिरी 10 मिनट बचे हैं मार्केट के, एक बार कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एक बार इंडस टावर लेकर आइए, आज पूरे दिन हमने इसको एक्चुअली ज़्यादा एड्रेस किया नहीं, लेकिन शिल्पा जी इसका चार्ट देखिए एक बार इंडस टावर का, क्योंकि समहाउ अच्छी खबर पर भी ये स्टॉक चला नहीं और अब 350 के नीचे, क्या यहाँ पर शॉर्ट ओपन हो रहा है इंडस टावर में? जी बिल्कुल अनुज जी, 350 के नीचे स्टॉक का एक वीकनेस यहाँ पे ओपन हुआ है, जहाँ पे 330 से लेके 325 320 के लेवल्स आ सकते हैं। तो आप अभी भी इसमें सेल फ्रेश इनिशिएट कर सकते हैं। 350 का स्टॉप लॉस रखिए, लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 330 एंड 320। ओके, और दूसरी तरफ भारती एयरटेल, ये आया है करीब करीब डे हाई पर। गाबा सर, भारती की करेक्शन खत्म हुई क्या? गाबा सर? ओके, भारती का इस पर अमित जी अगर आप चार्ट देख सकें तो भारती एयरटेल का। जी डेफिनेटली अनुज जी, भारती का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बहुत देरी से कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1580 1600 के लेवल्स पे। आज का अगर प्राइस एक्शन देखें तो सारे की मूविंग एवरेजेस इसने क्रॉस किया, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, तो एज लॉन्ग एज इट होल्ड्स 1585 लेवल्स, मुझे लगता है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे एक अप मूव ऑन है। प्रोबेबली वी आर हेडिंग फॉर 1640 टू 1650। जी मानस जी, HDFC बैंक पर आपकी क्या रहेगी? क्लोज कैसा लग रहा है आपको HDFC बैंक का? देखिए साइडवेज है, लेकिन जैसे मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया था कि जो ट्रेंड है इसका काफी बुलिश है, कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन तो है, तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर एक पोजीशन ट्रेड है तो 18-19 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए 1940 के टारगेट के लिए। हालांकि अगर आपको अभी तक ट्रेड नहीं लिया और आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो 1875 के ऊपर खरीदारी करिए, फिर आप स्टॉप लॉस छोटा लगा सकते हैं 1855 का। बिल्कुल। प्रशांत जी, जुबिलेंट फूडवर्क, क्या रैली यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ हार्ड टॉप बना रहा है ये स्टॉक, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जो एक बार चलना या गिरना शुरू होता है तो फिर वो डायरेक्शनल मूव काफी बड़े देता है आपको। तो अनुज जी, एक्चुअली ये स्टॉक मेरे रडार पे था और मैं इसमें रेकमेंड करने वाला था शॉर्ट, बट यहाँ पे एक अहम सपोर्ट है, वो है 660 660। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी अप्रोच ये रखना चाहिए कि जिनके पास पोजीशन हो वो 660 का एक हार्ड स्टॉप, यानी सिस्टम में स्टॉप लॉस रखें, इसके नीचे क्लोज हो एक बार एग्जिट करें। 660 ब्रेक के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग सेल बनेगा, स्टॉप लॉस अराउंड 670 672
यहाँ से आपको 640 635 तक के भी टारगेट्स फिर से मिल सकते हैं। सो मेक और ब्रेक लेवल 660। बिल्कुल। तो मेक और ब्रेक यहाँ पर आज कॉनकोर में काफ़ी वीकनेस है, उसके अलावा कहाँ वीकनेस है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, सिंजीन, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ इस समय आपको वीकनेस दिखाई दे रही है। लेकिन स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स में क्लियरली मैक्स हेल्थ केयर 3% के गेंस के साथ ऊपर बंद होता है, और मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा, यहाँ पर भी मूव काफ़ी अच्छी है। मैक्रोटेक डेवलपर्स डे हाई पर जाकर मैक्रोटेक बंद हो रहा है। एक व्यूज़ पर लेते हैं, इसके बाद कुछ और स्टॉक्स देखकर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। मैक्रोटेक पर मानस एक बार आप ही देख लीजिए इसका चार्ट कैसा लग रहा है। तो देखिए लोधा पे आज मॉर्निंग में मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रेडिंग के तौर पे अगर टारगेट सेट करने हो तो वो 1485 के आते हैं। आप एक छोटा सा डिप मिले तो खरीदारी करिए, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 1399 के स्टॉप लॉस, 1394 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन होल्ड करने की सलाह मिली है इस पर्टिकुलर काउंटर में। लेकिन एक स्टॉक जोमेटो जो 300 से 285 पर आ गया, और कल एक रील बनाई थी मैंने जिसमें अमेजोन इस पर्टिकुलर सेक्टर में एंट्री ले रहा है तेज़ नाम से, हालांकि अभी तक नाम कंफर्म नहीं हुआ है। उसके बाद से जोमेटो रडार पर रखने की सलाह थी। सर जोमेटो ये स्टॉक कैसा लग रहा है? कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रहा है इस पर्टिकुलर। बिल्कुल, मैं थोड़ा हैरान था कि कल स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन न्यूज़ तो ख़राब थी। देखिए श्रेया, एक चीज़ है, अमेज़ॉन जैसा प्लेयर अगर इस मार्केट में आ रहा है, दो चीज़ें समझ लीजिए। जब भी इस तरीके की न्यूज़ आएंगी, इनिशियल रिएक्शन नेगेटिव होगा, इनिशियल रिएक्शन नी जर्क का होगा एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए, और उसमें गिरावट भी आएगी। लेकिन जब भी अमेज़ॉन जैसा बड़ा प्लेयर मार्केट में आएगा, वो मार्केट को एक्सपैंड ही करेगा। ऑब्वियसली आपके पास चॉइसेस और ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन देश इतना बड़ा है, मार्केट इतनी बड़ी है कि सब प्लेयर्स के लिए जगह है, और आगे जाके इवेंचुअली सब प्लेयर्स पैसा बनाएंगे। तो ये अपने आप में आपको एक चीज़ बता रही है, जब आगे जाकर ये पूरी की पूरी स्पेस बहुत बड़ी बनने वाली है। अभी तो खैर इसमें जैसे पिछले साल तक तो सिर्फ जोमेटो लिस्टेड था, इस साल स्विगी आ गया, अगले साल मोर और लेस पॉसिबिलिटी है कि जेप्टो भी लिस्ट हो जाएगा, आगे जाके बिग बास्केट भी शायद लिस्ट होगा। और तो ये सारे के सारे स्टॉक्स एक एक करके मार्केट में लिस्ट होंगे। ये एक स्पेस बनेगी, एक बड़ी स्पेस बनेगी यहाँ पर, और उसमें मुझे लग रहा है कि कई लोगों का मानना है कि विनर टेक्स ऑल। मेरा ये मानना है कि इसमें टॉप 2 टॉप 3 प्लेयर्स सभी पैसा बनाएंगे। तो पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स हैं ये, बोथ जोमेटो और स्विगी, जिनको मुझे लग रहा है कि आपको जब जब डिप मिले तब तब शायद ऐड करना चाहिए। ये मेरा व्यू होगा जोमेटो और स्विगी पर। शिल्पा जी, स्विगी की तो ज़्यादा ट्रेडिंग हिस्ट्री है नहीं, लेकिन जोमेटो को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि 60 रुपये से मूव शुरू हुआ था 300 रुपये तक, अभी 285, कहाँ तक की वीकनेस को बाय किया जाए? यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 260 तक भी आपको ये गिरते हुए मिले तो आप बाय कर सकते हैं। 245 पे स्टॉप। यहाँ पे एक बार 300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसमें रैली ऑफ कोर्स और ज्यादा सब्सटेंशियली बढ़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और अगर डाउनसाइड मिले तो आप बाय कर सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस 245। ओके, चलिए फिर अब एक काम करते हैं, वॉल की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लोज देखते हैं। वैसे क्लोज अगर आप सिर्फ निफ्टी देख रहे हैं या सिर्फ बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो भले कह सकते हैं कि इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन आज मूड थोड़ा ज़्यादा ख़राब किया है मिड कैप इंडेक्स ने। आज मिड कैप इंडेक्स करीब करीब बंद हो रहा है 0.5% के लॉस के साथ, और एकदम डे लो पर बंद हो रहा है। 58,958 का लो था और 58,990 के आसपास हम बंद हो रहे हैं। स्मॉल कैप में भी आज अच्छी खासी गिरावट थी, ये इंडेक्स भी आज लॉस के साथ बंद हुआ, और एडवांस डिक्लाइन ये भी काफ़ी ख़राब रहा, तो उस वजह से क्लोज ख़राब थी। निफ्टी करीब करीब 86 पॉइंट नीचे था, यानी कि 1/3% नीचे निफ्टी बंद हुआ। उसके अलावा निफ्टी बैंक 143 पॉइंट्स डाउन, करीब करीब 1/4%। आईटी एक सेक्टर था जिसने आज मार्केट को बचा के रखा। इंट्राडे में तो 46,000 भी क्रॉस कर गया था। टुवर्ड्स देन यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आई, 45,700 पर ये बंद हुआ, लेकिन फिर भी अच्छे गेंस के साथ 3/4%। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% नीचे था, लेकिन आज गिरावट रही स्मॉल कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स पूरा आज 1% नीचे बंद हुआ, और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप 697, यानी कि सिर्फ 700 बढ़ने वाले शेयर और 1700 गिरने वाले शेयर, मतलब हर बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 2.5 गिरने वाले शेयर थे आज। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मूव खराब रहा। चलिए एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। 2 ही सेक्टर ग्रीन में थे आज बड़े सेक्टर्स में, उनमें निफ्टी आईटी था
सॉरी 3/4% ऊपर था। और निफ्टी मेटल जिसमें काफ़ी हद तक अदानी एंटरप्राइजेस का भी हाथ था, नैल्को की गिरावट के बावजूद निफ्टी मेटल्स 0.17% गेंस के साथ बंद हुआ। वीकनेस कहाँ थी? सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस में, सबसे ज़्यादा एफएमसीजी में एक्चुअली पूरा का पूरा 1% से ज़्यादा नीचे था ये। पीएसयू इंडेक्स भी 1% नीचे था, ऑयल एंड गैस करीब 1% नीचे था, पीएसयू बैंक करीब 3/4% नीचे था। उसके अलावा थोड़ी सी वीकनेस फाइनेंशियल्स में, थोड़ी सी वीकनेस फार्मा में, थोड़ी सी वीकनेस रियल एस्टेट में, और कैपिटल गुड्स और ऑटो में भी अच्छी खासी वीकनेस आपको देखने को मिली। करीब ऑलमोस्ट 3/4% ये दोनों इंडेक्स नीचे थे। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं आज, कहाँ तेज़ी रही कहाँ मंदी रही। करीब 100 पॉइंट के डिक्लाइन के साथ निफ्टी बंद हुआ। नीचे जो स्टॉक्स थे उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे उनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर इन टर्म्स ऑफ वेट, टाटा मोटर्स, ये 2 स्टॉक्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो, रिलायंस ने काफ़ी प्रेशर डाला आज मार्केट के ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ प्रेशर आया। टॉप लूजर था एनटीपीसी, ऑब्वियसली करीब 2.5% नीचे था। कोल इंडिया हल्का सा नीचे था, यहाँ पर प्रेशर था। एशियन पेंट्स 1% नीचे। नेस्ले यहाँ पर गिरावट रही। एसबीआई लाइफ यहाँ पर गिरावट थी। आईटीसी, बीईएल, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स रहे डाउन साइड में। ऊपर क्या था? अदानी एंटरप्राइजेस करीब 0.25% ऊपर। भारती एयरटेल, भारती में अच्छे गेंस थे आज, करीब 1.5% के गेंस भारती में थे। इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा और टीसीएस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज हल्की सी तेज़ी रही। आज इन्फोसिस ने ऑल टाइम हाई लगाया, हालांकि वहाँ पर टिक नहीं पाया और थोड़े से उसके बाद हायर लेवल से कूल ऑफ होकर बंद हुआ। कुल मिलाकर निफ्टी इवेंचुअली ऑलमोस्ट डे लो पर जाकर बंद हुआ, 100 पॉइंट नीचे 24,538 पर। और मिड कैप इंडेक्स करीब 300-350 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी भी 0.3% नीचे रहा। चलिए एक काम करते हैं, हमारे पैनल को अब थैंक यू बोलने का समय आया आज के लिए। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और श्रेया और मैं अब यहाँ से जाएंगे सोशल मीडिया डेस्क पर और मार्केट का पंचनामा में आई एम श्योर आपके काफ़ी सवाल होंगे, उनके जवाब देंगे। और आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।